हाँ जी, स्टार्टिंग विद द चैप्टर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का चैप्टर शुरू करते समय कुछ चीज़ें तो आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में ऑलरेडी पहले से पता हैं। अगर मैं 2-3 लाइनों में बोलूँ तो आपको ये मालूम है दैट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ कंसीडर्ड एज फॉरेन टेरिटरी, फॉरेन एन्क्लेव, और हम ये बोलते हैं कि फॉरेन आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ भी इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कुछ बनाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो देर इज़ ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी एंड ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी। इस चैप्टर के अंदर जो हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, वेल अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वेल बोर्ड ऑफ अप्रूवल एक अथॉरिटी है, अप्रूवल कमिटीज़, डेवलपमेंट कमिश्नर्स, फिर उन सब के काम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, ये सब कुछ इस चैप्टर में आने वाला है। और क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? अगर आज की तारीख में मैं या आप, हम लोग अगर अगर एक न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं 100 एकड़ की या 200 एकड़ ज़मीन खरीद के, तो वो न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए हमें क्या अप्रूवल लेना है, किस तरीके से अप्रूवल लेना है अगर हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी है। और अगर आपको लगता है नहीं सर ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हम कौन, हमारी कहाँ इतनी हस्ती कि हम न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं, लेकिन डीएलएफ तो बना सकता है। डीएलएफ, टीसीएस या टाटा टाटा ग्रुप या अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, अगर वो एक न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसेस क्या है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने तरीके की हैं तो अभी हम बात करेंगे थोड़ी देर में कि कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बनाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बनाई हैं। कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाई हैं, और कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो हैं जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई हैं। तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक वही आई से टाटाज ने बनाई हैं, या इन्फोसिस ने, विप्रो ने, डीएलएफ ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई हैं। तो और उसके साथ इन अथॉरिटीज़ के बारे में बात करेंगे। फिर एक चीज़ और जो हम बात करेंगे, एक तो हम बात करेंगे न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे बनाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी है तो उसका प्रोसेस अलग है, स्टेट गवर्नमेंट को न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी है तो उसका प्रोसेस अलग है। फिर अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनानी है तो उसका प्रोसेस अलग है। फिर एक चीज़ है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे सिर्फ उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपनी फैक्ट्री लगानी है, तो उस फैक्ट्री को लगाने का प्रोसेस क्या है, उसके लिए फिर एक अलग प्रोसेस है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, दे कैन आस्क एनीथिंग कि एक न्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रोसेस बताइए, या फिर उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर न्यू फैक्ट्री लगानी है तो उसका प्रोसेस बताइए कि वो प्रोसेस क्या है। एक चीज़ आपने फैमा के चैप्टर में पढ़ी थी कि बैंक्स अगर चाहें तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ओपन कर सकते हैं, फैमा में था ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। तो वो चीज़ भी यहाँ कनेक्ट हो रही है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, और उसके लिए पहले आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता है, और उसके बाद फिर वेल अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। और जो अथॉरिटीज़ आपके सामने, इन सब के बारे में अभी बात करूंगा, आई विल कम बैक टू दिस स्क्रीन। इन अथॉरिटीज़ से ही शुरुआत करेंगे हम, अथॉरिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली पहले थोड़ा सा यहाँ दिखा दूँ मैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं तो एक तो आप वैसे ही अगर गूगल पे सर्च करोगे SEZ इंडिया लिखकर तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, इसके बारे में आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और एक चीज़ बोलूँगा, हो सकता है कि आप जब 21 मंथ्स ट्रेनिंग करने के लिए जाओ तो किसी ऐसी कंपनी में ट्रेनिंग करो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर हो, तो ये चैप्टर आपके बहुत काम आने वाला है। और मेरे स्टूडेंट्स हैं ऐसे पास्ट में जिन्होंने SEZs में ट्रेनिंग की है, तो अगर SEZs में ट्रेनिंग की है तो उनको लगता है कि सर जो हमने, ये जो भी हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में, वो सारी नॉलेज वो यूज़ हो गई कहीं ना कहीं, दिस हैज़ बिकम यूज़फुल। तो यहीं से अगर मैं बात करता हूँ, इसी इसी वेबसाइट से हम वो लिस्ट निकाल लेते हैं, दैट लिस्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया। तो जब हम वो लिस्ट देखते हैं तो अब ये लिस्ट पे हम 2 मिनट लगाएंगे इसके ऊपर कि इंडिया में कितनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। और ये अभी लेटेस्ट लिस्ट आपको नज़र आ रही है, 358 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इंडिया में टोटल, 1 2 3 4 5। और एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ये लिस्ट आज मार्च 2023 की लिस्ट है। आने वाले टाइम में इसमें हो सकता है और कुछ ऐड ऑन हो जाएं। तो अभी अभी जो आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, टोटल 358 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर देयर इन इंडिया राइट नाउ एज ऑफ टुडे। आने वाले टाइम में 359 360 वगैरह हो सकती हैं, लेकिन इस 358 में से ओनली इनिशियल 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट।
और ये आज का नहीं, वैसे तो ऊपर जो बोल रहे हैं डेटा इज़ एज ऑन 31 दिसंबर 2022, लेकिन आप मान लीजिए दिस इज़ अपडेटेड इवन टिल टुडे। आज हम मार्च 2023 में हम पढ़ रहे हैं, तो ये वेल आज की तारीख में हो सकता है कि अभी और कुछ अपडेट होना बाकी हो, लेकिन दिस इज़ द डेटा टेकन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ SEZ इंडिया। तो एक बार पढ़िएगा हिंदुस्तान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कौन कौन सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जिनके नाम यहाँ नज़र आ रहे हैं। वेल पहला कौन सा नज़र आ रहा है, कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये किसने इस्टेब्लिश किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से इस्टेब्लिश किए हैं। तो कांडला इन गुजरात, देन सीप्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन मुंबई, देन नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन उत्तर प्रदेश, MEPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चेन्नई इन तमिलनाडु, देन कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन केरला, फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन फाल्टा वेस्ट बंगाल, देन विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो ये 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन किसने बनाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बनाई हैं, भारत सरकार ने खुद बनाई हैं। उसके बाद फिर हमें एक लिस्ट दिखती है यहाँ पर, द वेल फिर आगे कंबाइंड लिस्ट है, कंबाइंड लिस्ट है, एंड दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने जो बनाई हैं। वेल दीज आर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स विच आर एस्टैब्लिश्ड। और कुछ तो ऐसी थी जब SEZ एक्ट 2005 जो अभी आप पढ़ रहे हो, SEZ एक्ट 2005 बना भी नहीं था, उससे पहले हिंदुस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहले ही बन गई थी। बाद में ये SEZ एक्ट के अंदर कवर होनी शुरू हो गई हैं। तो सूरत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुकी थी, इंदौर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुकी थी SEZ एक्ट 2005 आने से पहले। तो हिंदुस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट 2005 से पहले भी था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं SEZ एक्ट 2005 पढ़ने वाले हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट 2005 से पहले भी था, और पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कवर करते थे इसको। पहले कहाँ कवर करते थे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कवर। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर आप कर चुके हो। वेल नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो पहले ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कवर होता था, अभी ये स्पेशल एक्ट बना दिया गया है SEZ एक्ट 2005। और बीच में कुछ नाम आपको दिख रहे हैं, महिंद्राज ने, हाँ महिंद्रा ग्रुप, महिंद्राज ने भी कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई हुई हैं तमिलनाडु में। हाँ दे हैव मेड इन तमिलनाडु एंड कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल दैट। नोकिया ने बनाई हुई है, यू कैन सी द नेम, नोकिया टेलीकॉम। एंड देन जयपुर में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनी हुई हैं। और आगे तो आपको बहुत सारे और दिखेंगे, डिवीज लेबोरेटरी, अपाचे, वाइट फील्ड आंध्र प्रदेश, हेटेरो सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एस ब्रांडिक्स। तो नाम पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सारे के सारे, इसमें टाटाज का नाम भी आएगा बीच में आगे जाकर। तो ये आंध्र प्रदेश की बहुत सारी नज़र आ रही हैं। तो आई एम नॉट जस्ट रीडिंग एवरी वन। रिलायंस जामनगर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ओवर देयर दे हैव क्रिएटेड अ मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो रिलायंस ग्रुप इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन देयर। बीच में कोई कोई नाम देख लेते हैं, सारे नहीं, तो आई जस्ट स्क्रॉल थ्रू दैट। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, TCS ने बना रखी है, हाँ, गांधीनगर गुजरात में। वेल IT सेक्टर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाई है। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, साथ में और कंपनीज को भी इन्फॉर्म, बीच में अडानी पोर्ट्स का भी आया हुआ है बीच में, यू कैन सी दैट अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मुद्रा पोर्ट्स, तो रिलायंस, टाटाज, अडानीज। गिफ्ट नाम सुना है आपने, गिफ्ट सिटी गुजरात, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, गोवा में भी है और होनी भी चाहिए। हरियाणा में भी है DLF, हरियाणा में तो DLF की बनाई हुई है। हाँ जी। तो यू फाइंड दैट वो अलग से ही चमकती हुई बिल्डिंग्स अलग ही नज़र आती हैं। हाँ, गुड़गांव जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो DLF ने 2-3 यहाँ बना रखी हैं। उसके अलावा DLF के अलावा और लोग भी हैं जिन्होंने वेल हरियाणा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हुए हैं। गोल्ड सूक करके भी है, जो जिनका काम किस में था, पहले जेम्स ज्वेलरी में था, अभी IT के अंदर भी है। DLF SEZ1, DLF SEZ2 इन गुरुग्राम। फिर केरला में स्टेट वाइज दिया हुआ है, मतलब इन्होंने स्टेट वाइज दिया हुआ है, केरला की हैं, लेकिन करते करते लास्ट नंबर कहाँ पर खत्म हो जाता है, तो आई एम नॉट रीडिंग द एंटायर वन। इन्फोसिस का नाम बीच में आ रहा है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज कर्नाटका में, बेंगलुरु कर्नाटका। इन्फोसिस का नाम दोबारा आया बीच में। वेल वंस अगेन कर्नाटका बट नॉट बेंगलुरु, इट इज हुबली इन कर्नाटका।
इन्फोसिस का नाम एक तीसरी बार आ रहा है, मतलब दे हैव नॉट वन बट दे हैव मल्टीपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. लार्सन एंड टूब्रो, सीमेंस. तो अब इस लिस्ट में एक चीज़ आपको समझाना चाहता था इस लिस्ट से कि ये जो 358 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये 358 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई किसने हैं? 358 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स किसने बनाई हैं? तीन तरीके की हैं. तीन तरीके की कौन सी हैं? नंबर 1 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं, नंबर 2 जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाई हैं, नंबर 3 जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी बनाई हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी बनाई है? ओनली 7. और बाकी जो आपको दिख रही हैं 351, या तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाई हैं या तो वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ने बनाई हैं वो सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन. आगे आपको एरिया भी दिख रहा है, 400 एकड़ की भी है और 400 हेक्टेयर की भी है और छोटी वाली एक 41 हेक्टेयर की भी है. तो छोटे छोटे एरियाज भी हैं और 5 हेक्टेयर में भी है और 200 हेक्टेयर उसमें भी है. हाँ, तो छोटी छोटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी देखने के लिए मिलेंगी और बड़ी बड़ी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी देखने के लिए मिलेंगी आपको. यू विल बी फाइंडिंग मेनी ऑफ देम. तो एरिया वाइज दैट इज गिवन ओवर हियर एंड स्टेट वाइज. अब वापस यहाँ पर आ जाते हैं. लेट अस कम बैक टू द चैप्टर. तो एक एक जनरल आइडिया लेना था. नाउ वी आर इनटू द चैप्टर. और अथॉरिटीज, 4 अथॉरिटीज हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे. देयर आर 4 डिफरेंट अथॉरिटीज ओवर हियर इन द SEZ एक्ट. और तो अब सिर्फ पढ़िएगा. पहली अथॉरिटी कौन सी है? बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स. द बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स द फर्स्ट अथॉरिटी. और इसका काम क्या है? टू गिव द अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू SEZ बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और बाय स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को इनका अप्रूवल नहीं चाहिए होता. किसको चाहिए होता है? अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन बना रहा है? स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं, तो उनको बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल चाहिए होता है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू SEZ. फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू SEZ बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स. तो पहला काम क्या है बोर्ड अप्रूवल का? अप्रूवल देना. किसको अप्रूवल देना? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अप्रूवल देना. अगर कोई नई SEZ बनाना चाहते हैं, DLF, टाटा, अडानी, रिलायंस, वेल इन्फोसिस अगर नई SEZ बनाना चाहते हैं तो उनको अप्रूवल देना. या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर न्यू SEZ बनाना चाहती है तो उनको अप्रूवल देना. सेंट्रल गवर्नमेंट को नई SEZ बनानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो आज तक बनाई कितनी है? 7 ही बनाई है. और मुझे लगता भी नहीं कि कोई 8वीं बनाने का उनका कोई मूड है. ऐसा कोई मूड है भी नहीं. मतलब जो भी आगे फर्दर बन रही हैं वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ही बना रहे हैं या वेल स्टेट गवर्नमेंट्स बना रही हैं. और काम क्या करता है बोर्ड ऑफ अप्रूवल? टू गिव अप्रूवल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैक्ट्री एज पर IDRA. IDRA इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 इनसाइड SEZ. तो फैक्ट्री लगानी है और वो फैक्ट्री जो लगानी है एज पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट लगानी है. और उस फैक्ट्री में कितने वर्कर होने चाहिए? वेल अब IDRA तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन बताने के लिए बता रहा हूँ. अगर फैक्ट्री में जो मशीनें काम करती हैं अगर वो सिर्फ मैनुअल मशीन्स हैं और उन पे कोई पावर से काम नहीं होता है तो 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर होते हैं तो फैक्ट्री को फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर करते हैं. अगर मशीनों में पावर से काम होता है तो 50 वर्कर्स और मोर देन 50 वर्कर्स तो फिर उसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर करते हैं. उससे कम हो तो फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर ही नहीं होता. तो फैक्ट्री किसको बोलते हैं? लेबर लॉज में कहानी अलग हो जाती है. 10-20 वगैरह होता है. यहाँ पर 50 और 100 होता है. यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट में जो IDRA में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? अगर वेल मशीन्स में विद पावर काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर से काम होता है तो 50 वर्कर्स और मोर. विदाउट और सिर्फ ओनली मैनुअल मशीन से काम होता है तो वेल 100 वर्कर्स और मोर तो हम फैक्ट्री मानते हैं, वरना फैक्ट्री नहीं मानते हैं. तो IDRA में के हिसाब से आप नई फैक्ट्री लगाना चाहते हो और फैक्ट्री कहाँ लगाना चाहते हो? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर. तो आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल चाहिए. और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है. नंबर 3 इसमें मैं और भी ऐड कर सकता हूँ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अभी तो आपको सिर्फ मोटा मोटा बता रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल के दो जो मेन काम है, दो मेन काम क्या है? एक तो SG को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अप्रूवल देना न्यू SEZ लगाने के लिए. और दूसरा काम क्या है? न्यू फैक्ट्री लगानी है एज पर IDRA. और कहाँ लगानी है? इनसाइड
स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑल ओवर इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया 358 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में किसी भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको फैक्ट्री लगानी है, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स। बस फैक्ट्री का दिमाग में रखना, फैक्ट्री में कितने वर्कर, 50 और 100 एज द केस मे बी, 50 वर्कर्स और 100 वर्कर्स एज द केस मे बी। देन गोइंग ऑन फर्दर, अप्रूवल कमेटी का क्या काम होता है, सेकंड अथॉरिटी जो है हमारे पास। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक है, पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक है, कोई 2 या 3 बोर्ड ऑफ अप्रूवल नहीं है, पूरे इंडिया में बोर्ड ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक है। फिर अप्रूवल कमिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अप्रूवल कमिटीज़ पूरे हिंदुस्तान में हर SEZ में अलग अलग है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली SEZ में नहीं होती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली SEZ में अप्रूवल कमेटी नहीं होती, बाकी सारी SEZ में अलग अलग, हर SEZ की अपनी अपनी अप्रूवल कमेटी अलग अलग होती है। तो इंडिया में टोटल अभी SEZ हमने देखा कितनी है, 358। 358 में से माइनस कर दीजिए 7 SEZs विच आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन सातों में तो अप्रूवल कमेटी नहीं होती, बाकी कितनी बच गई, 351 SEZs। तो आप ये मान लो कि 351 SEZs हैं, तो इंडिया में 351 अप्रूवल कमिटीज हैं। इंडिया हैज़ 351 अप्रूवल कमिटीज, 1 अप्रूवल कमिटी फॉर ईच SEZ, लेकिन कौन सी वाली, सात में नहीं, वो जो सातों सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई हैं उसमें कोई अप्रूवल कमेटी नहीं होती है, वहाँ पर कोई अप्रूवल कमेटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये 351 अप्रूवल कमिटीज़ जो हैं ये क्या काम करती हैं वो पढ़िएगा। To give the approval for establishment of a new unit inside the existing SEZ, ये new SEZ लगाने की परमिशन नहीं देते, ये न्यू यूनिट लगाने की परमिशन देते हैं। और वो यूनिट कौन सी, अदर देन फैक्ट्री, फैक्ट्री लगाने की परमिशन चाहिए तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल, अगर 50 या 100 वर्कर हैं। आप कोई ऐसी यूनिट लगा रहे हो जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में फिट नहीं होती, या तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स कम है, या फिर मैं कहता हूँ आप सर्विस यूनिट में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते ही नहीं हो। मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे तभी फैक्ट्री है ना, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है और वो 50 या 100 वर्कर्स हैं तो फैक्ट्री की डेफिनेशन में है। आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते ही नहीं हो, आप सर्विस सेक्टर में हो, तो नाउ इन दैट केस तो फिर वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में तो आते नहीं हो। फिर आप क्या लगा रहे हो, आप यूनिट लगा रहे हो, तो यूनिट लगा रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, तो आपको अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल चाहिए। तो कौन सी वाली अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल चाहिए, जिस SEZ में आप यूनिट लगाना चाहते हो उसी SEZ की अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल चाहिए, सिंपल है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, टू गिव द अप्रूवल, पॉइंट नंबर 2, टू गिव द अप्रूवल टू द SEZ यूनिट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन। वो ज़ीरो ड्यूटी इंपोर्ट करना है आपको, ज़ीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट करना है, ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी, ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसकी जो परमिशन चाहिए। अब आपने यूनिट तो लगा ली, और मैं कहता हूँ आपने फैक्ट्री भी लगा ली, अब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए, तो ज़ीरो ड्यूटी इंपोर्ट करना है, तो उस रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल चाहिए। और जो फिनिश गुड्स बनाई हैं उसको एक्सपोर्ट करना है, ज़ीरो ड्यूटी एक्सपोर्ट, तो उसके लिए भी अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल चाहिए। देन मॉनिटर, पॉइंट नंबर 3, मॉनिटर दैट अबव कंडीशंस आर कंप्लाइड विद। ये जो आपको कंडीशंस लगाई गई हैं ना ऊपर, SEZ में यूनिट जब आपको परमिशन दी थी कि अपनी यूनिट लगा दो, तब भी आप पे कंडीशन लगाई गई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की परमिशन दी गई तब भी आपके ऊपर कंडीशंस लगाई गई थी। तो इन कंडीशंस को मॉनिटर करना है, सुपरवाइज करना है कि आप वो कंडीशंस एक्चुअली कंप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसको मॉनिटर करने का काम भी कौन करेगा, अप्रूवल कमेटी। तो यहाँ 3 मेन काम क्या समझ में आए, पहला काम SEZ के अंदर न्यू यूनिट लगानी है, तो उसके लिए अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल चाहिए। नंबर 2, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स करना है तो भी चाहिए। और नंबर 3, जो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं अप्रूवल देते समय, उन कंडीशंस को मॉनिटर करने का काम अप्रूवल कमेटी खुद करेगी। और इंडिया में टोटल कितनी अप्रूवल कमेटीज़ हैं, 351 अप्रूवल कमेटीज़ हैं, 351 SEZs। और कौन सी वाली छोड़ दी हमने, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 7 SEZs हैं वहाँ पर नहीं है, वहाँ नहीं है। अब वेल, वन स्मॉल थिंग ओवर हियर, जब इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपके लिए क्या सिर्फ रॉ मेटेरियल इंपोर्ट करेंगे या हम बाहर से फ्यूल इंपोर्ट भी कर सकते हैं, फ्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वी कैन, मतलब फ्यूल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमें लगता है बाहर से सस्ता फ्यूल मिल रहा है तो हम बाहर से सस्ता फ्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
और कम हो जाए तो रॉ मेटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्यूल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, कैटलिस्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और सब कुछ इंपोर्ट करेंगे ज़ीरो ड्यूटी, ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी। और जब फिनिश गुड्स में एक्सपोर्ट बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी। और ये सब कुछ करने के पीछे रीज़न क्या है, भारत सरकार इतनी छूट क्यों दे रही है? अगर हमें बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल बाहर से मिल जाता है और बेस्ट क्वालिटी फ्यूल या चीपेस्ट फ्यूल बाहर से मिल जाता है, और मैं तो कहूँगा इंपोर्ट में हमें प्लांट एंड मशीनरी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्लांट एंड मशीनरी भी हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं और ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे। और इंडिया में हमारे पास जो बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, स्किल्ड लेबर, हाँ, एंड दैट इज़ चीप स्किल्ड लेबर, जिसकी सैलरी स्टैंडर्ड्स बहुत कम हैं। अगर हम अमेरिकन डॉलर्स में कंपेयर करें, मतलब अमेरिकन डॉलर्स में जो अमेरिकन लेबर जो सैलरी चार्ज कर रही है और इंडियन रुपीस में जो इंडियन लेबर जो सैलरी चार्ज कर रही है, तो इंडिया में चीप स्किल्ड लेबर मिल जाती है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? बाहर से हमने वेल बेस्ट क्वालिटी प्लांट मशीनरी इंपोर्ट कर ली, बाहर से हमने बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर लिया, बाहर से हमने चीप फ्यूल इंपोर्ट कर लिया, और सब कुछ 0% इंपोर्ट ड्यूटी। और उसके बाद इंडिया में चीप स्किल्ड लेबर का इस्तेमाल करके हमने जब फिनिश गुड्स बनाई, तो क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और उसके बाद जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा सेल प्राइस पर यूनिट कम हो जाएगा, और क्या एक्सपोर्ट मार्केट कैप्चर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या जब हम बोलते हैं अमेरिका में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होकर यूरोप में आ रही हैं और इंडिया में सेम गुड्स मैन्युफैक्चर होकर यूरोप जा रही हैं, और यूरोपियन कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, टू परचेज मेड इन अमेरिका या मेड इन इंडिया गुड्स, और मेड इन इंडिया गुड्स की क्वालिटी सेम है और सेलिंग प्राइस कम है, तो क्या यूरोपियन कस्टमर को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं यूरोपियन मार्केट के अंदर? आंसर इज यस। एंड दैट इज वाई द होल कॉन्सेप्ट ऑफ SEZ इज क्रिएटेड। और हमने तो कहीं ना चाइना को कॉपी किया है। बेसिकली तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार कहाँ शुरू हुआ था? चाइना में, और कायदे से तो चाइना ने बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, हम तो कॉपी करते रह गए। चाइना तो कहीं का कहीं बहुत आगे निकल गया ये एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। आज की तारीख में तो चाइना ने जितनी मार्केट वर्ल्ड ओवर कैप्चर की है, इंडिया उतनी कैप्चर ऑब्वियसली नहीं कर पाया। हम तो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि चाइना का बहुत सारा बिजनेस चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया आ जाए। और स्पेशली वो जो कोविड के टाइम पे चाइना बदनाम हुआ, वेल से मुन्नी बदनाम नहीं हुई, मतलब चाइना ही बदनाम हुआ पूरे, वेल ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उस वक्त तो वेल डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना था कि ये जो कोविड है इट इज़ चाइनीज़ वायरस। सभी ने यही बोला इट इज़ अ चाइनीज़ वायरस, और चाइना की किसी लेबोरेटरी में बना है। तो हम उसका फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे थे कि चाइना, अमेरिकन कंपनीज चाइना में अपना बिजनेस कम कर दें और वो अमेरिकन कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में शिफ्ट कर लें। और इस चक्कर में 2019 में हमने पहले ही एक तैयारी कर ली थी कि निर्मला सीतारमन ने कॉरपोरेट टैक्स रिड्यूस कर दिया था, 30% से रिड्यूस करके 25% कर दिया था सितंबर 2019। तो वो क्या अट्रैक्ट कर रहे थे कि अमेरिकन कंपनीज चाइना छोड़कर अपना बेस इंडिया में बना ले, मैन्युफैक्चरिंग बेस एंड ऑल दैट। तो कोशिशें यही हैं कि हमारे यहाँ जो SEZs हैं वो हाउसफुल हो जाएं, और हमारी SEZs में वेल जो ज़ीरो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट है वो सबको देकर हम ऑब्वियसली वर्ल्ड ओवर मार्केट हम कैप्चर करें, जो कि अभी तो चाइना ने काफ़ी हद तक कैप्चर कर रखी है। देन गोइंग ऑन फर्दर, वन डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर ईच SEZ। वंस अगेन आल से इंडिया में 351 डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, और ये 351 डेवलपमेंट कमिश्नर्स फिर से कौन सी वाली 7 SEZ छोड़ दी, विच आर क्रिएटेड बाय CG। जो 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई हैं उनको हम टच नहीं कर रहे हैं। वी आर सेइंग 351 डेवलपमेंट कमिश्नर्स इन इंडिया, और हर SEZ में अपना खुद का एक सेपरेट डेवलपमेंट कमिश्नर है। और इसका काम क्या है? पहला काम क्या है? टू गिव द गाइडेंस टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, SEZ यूनिट्स को गाइडेंस देना। किस तरीके की गाइडेंस हो सकती है? क्या? सबसे पहली गाइडेंस तो ये हो सकती है कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो SEZ के अंदर, उस प्रोडक्ट की बेस्ट मार्केट कौन सी कंट्री में है जहाँ से बेस्ट प्राइस मिल सकता है और जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो पहली गाइडेंस तो ये है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओ और उसकी मार्केट कहाँ पर सबसे बेस्ट है, और जहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिल पाएगा, और जहाँ पर आपको शायद चाइनीज़ गुड्स के साथ भी कंपटीशन उतना नहीं करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या जो भी रहेगा वटेवर, जो मार्केट आपके लिए कैप्चर करना आसान रहेगा, इजी रहेगा, तो वो उस तरीके की गाइडेंस। प्रोडक्ट कंट्री अप्रोच, दैट इज प्रोडक्ट कंट्री अप्रोच, किस कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, सेलेबल है और अच्छा मोटा प्रॉफिट मिल जाता है, तो ये एक गाइडेंस है। प्रमोशन ऑफ बिजनेस ऑफ इट्स SEZ यूनिट्स, तो डेवलपमेंट कमिश्नर कैसे प्रमोट करने वाला है?
हाँ जी, क्या कर सकते हैं? जितनी भी यूनिट्स वहाँ प्रोडक्ट बना रही हैं उन सबका प्रोडक्ट लेकर इंडिया के बाहर जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होती हैं वहाँ जाओ और एग्जीबिशंस में प्लेस करो और वहाँ से टेंडर लेकर आओ और टेंडर्स यहाँ इंडियन एसईजेड्स को प्रोवाइड करोगे भी, तुम्हारा प्रोडक्ट वहाँ बहुत पसंद आया और वहाँ फॉरेन कस्टमर्स ने तुम्हारे लिए ऑर्डर्स बुक करवाए हैं, और ऑर्डर्स बुक करवाए हैं उनका नेम एड्रेस वगैरह जो है वो हम लेकर आए हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उनके साथ बातचीत करो और अपनी डील फाइनल करो। तो प्रमोशन ऑफ बिजनेस ऑफ एसईजेड यूनिट्स, तो डेवलपमेंट कमिश्नर वो भाग दौड़ करने के लिए भी तैयार है और आपके प्रोडक्ट्स ले जाकर इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में लगाकर आपके लिए ऑर्डर्स जनरेट करने का भी काम कर सकता है। डेवलपमेंट कमिश्नर कैन डू दैट और उसका काम ही है, उसने करना ही है। Then next one, he is supervising, he is monitoring the SEZ units in his SEZs. Obviously monitor करना है कि कहीं कोई fraud तो नहीं हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। Obviously वो monitor करना ज़रूरी है, तो monitoring करना भी इसका काम है। तो पहला काम क्या था? गाइडेंस। दूसरा काम क्या है? प्रमोशन। तीसरा काम क्या है? सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना SEZ यूनिट्स को। चौथा काम क्या है? ही कैन डिमांड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द SEZ यूनिट्स फ्रॉम द डेवलपर, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। क्या ऐसे 3 और 4 वही मॉनिटरिंग का ही पार्ट है, मॉनिटर करेंगे और मॉनिटर करते समय इंफॉर्मेशन भी मांग सकता है। तो इंडिया में 351 SEZs एंड 351 डेवलपमेंट कमिश्नर्स, दैट इज हाउ इट इज। नेक्स्ट वन, SEZ अथॉरिटी। SEZ अथॉरिटी, और SEZ अथॉरिटी का क्या काम है? टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर आप ऐसे कह लीजिए इंडिया में 358 SEZ अथॉरिटीज़ हैं, और ये तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का SEZ होता है उसमें भी होती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की SEZ है उसमें भी SEZ अथॉरिटी होती है। तो एवरी SEZ हैज़ इट्स ओन SEZ अथॉरिटी, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट SEZs also have SEZ अथॉरिटीज़। तो इनका काम क्या है? टू क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? एक तो मैं कहूँगा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आपकी 400 एकड़ की है, सोच के देखो, जैसे अभी हमने देखा बीच में 400 एकड़ की स्पेशल या 400 हेक्टेयर की है, 400 हेक्टेयर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो क्या उसके अंदर वो आपके पास कनेक्टिंग रोड्स अच्छी होनी चाहिए? मतलब बीच में सिर्फ फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं होनी चाहिए ना, फैक्ट्री के साथ साथ बीच में रोड्स होनी चाहिए। और रोड्स आपकी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा छोटी छोटी रोड्स हैं और छोटे छोटे कट्स हैं, अगर बीच में आपके वो बड़े बड़े ट्रक्स जाने हैं जिसके ऊपर वो 16 व्हील्ड 16 पहियों वाला जो ट्रक होता है और उसके ऊपर मैरीन कंटेनर रखा हुआ है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग होनी है, तो क्या सड़कें भी उतनी चौड़ी होनी चाहिए कि वो ट्रक्स अंदर घूम सकें? अगर वहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा है, फैक्ट्रीज हैं, तो सड़कों का मतलब ये थोड़ा है कि ट्रक आगे गया और आगे जाकर लेफ्ट नहीं बढ़ पा रहा, राइट नहीं बढ़ पा रहा जी, इतने बड़े ट्रक के हिसाब से आपने रोड्स उतनी बढ़िया बनाई नहीं है, और आपकी वेल फॉर्च्यूनर तो घूम जाती है लेकिन उसका क्या करें, उसका क्या फ़ायदा? बट द मेन थिंग इज़ कि वो जो वेल मैरीन कंटेनर लेकर ट्रक्स आए हैं वो अंदर अच्छे से घूम सकें, और फिर वहाँ लोडिंग अनलोडिंग होनी है, फैक्ट्री से सामान उठाकर मैरीन कंटेनर उठाकर जो है वो ट्रक के ऊपर रखना, या ट्रक से मैरीन कंटेनर नीचे उतारना है। और लोडिंग अनलोडिंग का क्या क्रेन फैक्ट्रीज भी देनी पड़ेंगी अंदर, क्या क्रेन फैसिलिटीज़ देनी पड़ेंगी, वेयर हाउसेज देने पड़ेंगे। तो वेयर हाउसेज, क्रेन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, कहने से बड़ा काम है। और क्रेन्स छोटी क्रेन्स नहीं होंगी, वो ह्यूज साइज क्रेन्स, हाँ, जो फैक्ट्री में सामान उठाकर या कंटेनर्स उठाकर ट्रक के ऊपर रख सकें या ट्रक से कंटेनर नीचे उतार सकें, तो लोडिंग अनलोडिंग का काम प्रॉपर हो सके। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। और सिर्फ यहाँ तक कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर फीमेल्स आर वर्किंग इन दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो बच्चों के लिए क्रच फैसिलिटी भी चाहिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, यहाँ तक कि भी यू नीड दैट क्रच फैसिलिटी ऑल्सो। फैक्ट्रीज एक्ट में भी है, हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट में भी है। और मैं कहूँगा भाई ऑब्वियसली जहाँ पर फीमेल वर्कर्स काम कर रही हैं, तो इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू प्रोवाइड द क्रच फैसिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो मैं कहूँगा इंडिया में उतना कॉर्पोरेट्स में नहीं है, नहीं तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स में तो क्या है, अगर वो हाई राइज बिल्डिंग है अमेरिका में, वेल एंड दैट इज़ लाइक 100 फ्लोर्स और 120 फ्लोर्स, तो बीच में हर 10-15 फ्लोर के बाद एक क्रच बीच में दिया हुआ है। आफ्टर एवरी 10 और 15 फ्लोर्स देयर इज़ अ क्रच फैसिलिटी, और ताकि जो वेल फीमेल स्टाफ काम कर रहा है वहाँ पर, फीमेल एम्प्लॉयज़, वो बीच में जब ब्रेक टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तो बीच में अपने बच्चे को देखने के लिए जा सके। तो ये तो अमेरिका में तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है, इंडिया में अभी उतना
नहीं है कि सेम बिल्डिंग में क्रच देना मैंडेटरी है। अमेरिका में तो ये है कि सेम बिल्डिंग में क्रच होना मैंडेटरी है। ये नहीं कि आप बाजू वाली बिल्डिंग में क्रच है, आप अपनी बिल्डिंग से नीचे जाकर फिर ग्राउंड फ्लोर से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हो। अमेरिका में इतना तो वो अलाउ ही नहीं करते हैं। वहाँ के तो लॉज आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ओवर देयर। जब से ये कोरोना आया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तब से चीज़ें बदल गई। फिर आपका घर ही ऑफिस है और घर में ही क्रच है और घर ही ऑफिस है, तो वो तो कहानी चेंज हो गई है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी तो जो पापा हैं वो पापा ही नैनी का काम कर रहे हैं, तो इट्स ओके, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But so far as SEZs are concerned, when you are physically going there with your kids, so you need that crèche facility as well. और क्या है, to provide the infrastructure facility to all the SEZ units on the rent basis, on the chargeable basis. अब इसका क्या मतलब हुआ, आपने फैक्ट्री तो परचेज कर ली SEZ के अंदर, लेकिन उसके साथ आप ये वेयर हाउस परचेज नहीं कर रहे हो, आप ये क्रेन या ये ट्रांसपोर्टेशन परचेज नहीं कर रहे हो। ये सब कुछ आपको कहाँ मिल रहा है, ऑन द रेंट बेसिस, ऑन द चार्जेबल बेसिस। तो आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जाकर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली है, लेकिन बाकी जो फैसिलिटीज आप वहां पर ले रहे हो वो वेल रेंट बेसिस पे ले रहे हो, चार्जेबल बेसिस पे ले रहे हो। और कहने से SEZ अथॉरिटी उसी से कमाने वाली है। SEZ अथॉरिटी उसी से कमाने वाली है। और अगर आपके 400 हेक्टेयर का अगर आपका हम कह रहे हैं कि यू हैव द SEZ और उसमें 200 फैक्ट्रीज हैं, तो वो 200 फैक्ट्रीज रेंट पे कर रही हैं वेयर हाउसेस का, और 200 फैक्ट्रीज चार्जेस पे कर रही हैं, क्रेन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, और उसी से SEZ अथॉरिटी पैसा कमा रही है। और उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहे हैं, या जो भी मेंटेनेंस है या फर्दर इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी उसी पैसे से कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आप 4 अथॉरिटीज़ डील करने वाले हैं। और मुझे अब एक चीज़ बता दीजिएगा, अब आपको इनके फंक्शंस में क्या फ़र्क समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ दीज 4 अथॉरिटीज़? फर्स्ट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या कर रहा है? या तो न्यू SEZ के लिए अप्रूवल दे रहा है, या फिर SEZ में आपको बड़ी फैक्ट्री लगानी है 50-100 वर्कर्स वाली, तो उसके लिए अप्रूवल दे रहा है। बोर्ड ऑफ अप्रूवल कमेटी क्या कर रहा है? अप्रूवल कमेटी आपको या तो SEZ के अंदर न्यू यूनिट्स लगाने की परमिशन दे रहा है, या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की परमिशन दे रहा है जीरो ड्यूटी और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और फिर उन कंडीशंस को मॉनिटर करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट कमिश्नर गाइडेंस दे रहा है, प्रमोशन करवा रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और फिर इंफॉर्मेशन डिमांड करने का भी काम है, इंस्पेक्शन करने का भी काम हो गया इसका। डेवलपमेंट कमिश्नर ये सारे काम कर रहा है। और SEZ अथॉरिटी क्या कर रही है? क्या कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट भी कर रही है, प्लस वेल रेंट पे या चार्जेबल बेसिस पे प्रोवाइड भी कर रही है। ऑन रेंट बेसिस, ऑन चार्जेबल बेसिस प्रोवाइड भी कर रही है। सिंपल है, सबका अपना अपना रोल अलग अलग डिफाइंड है, और कोई भी एक दूसरे के रोल में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अब इसमें कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, सबके बारे में मैंने थोड़े थोड़े पॉइंट यहाँ लिखे हैं, आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। सो वेल व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फर्दर आई विल से, तो अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा समझ लें। ये मैंने कोशिश की थी हिंदुस्तान का नक्शा बनाने की, लग रहा है कुछ कुछ बनाया तो मैंने ही है, मतलब जुगाड़ कर लिया कैसे भी। मतलब ये मान लो कि ये श्रीलंका है, मतलब ये कश्मीर है, दिख ही रहा है ना वो, ये गुजरात है, लग रहा है गुजरात। मेरे को खुद को नहीं लग रहा, बट जैसा भी है मतलब चला लो, कुछ थोड़ा सा डायनासोर का मुंह बन गया, जो भी बन गया। ये वो राजस्थान का एंगल निकला हुआ है, दैट इज गोइंग। इधर वो बांग्लादेश है, और बाकी आपको मालूम है लक्षद्वीप कहाँ पर है। सो यू हैव लक्षद्वीप अराउंड हेयर इन दिस एरिया, और इधर वो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। सो वेल आज से तो हो गया हिंदुस्तान हमारे लिए यहाँ। लेकिन अब मेरी मतलब जो मैं कॉन्सेप्ट, इसकी फ़ोटो क्यों खींच रहे हो यार, मतलब हो गया, इससे बेटर तुम्हें गूगल पे मिल जाएगा। सो खैर कुल मिलाकर खैर कहानी ये है कि एक्सपोर्ट किसको कहते हैं, इंपोर्ट किसको कहते हैं। हम हमेशा से क्या बोलते रहे कि हिंदुस्तान के बाहर से अगर कुछ गुड्स इंडिया में आती हैं तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, और इंडिया के बाहर से अगर कुछ गुड्स इंडिया के बाहर जाती हैं तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। अब सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझना, हिंदुस्तान में अगर ये आपका जो टोटल इंडिया है, इस टोटल इंडिया में वो जो 358 SEZs हैं, अगर मैं उनको हटा दूँ, 358 SEZs, ये जो गोले गोले लगाए हैं, ये मान लो कि ये 358
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। इनको अगर मैं हटा देता हूँ तो जो बाकी का हिंदुस्तान बच गया उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज डीटीए बोले तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो मतलब पूरे हिंदुस्तान के नक्शे के से अगर ये 358 सर्कल्स जिनको एससीजेड बोला गया है, अगर इसको इसको ये डीम्ड फॉरेन कंट्री हैं, ये हटा दिया जाए तो जो बाकी का हिंदुस्तान बच गया वो हिंदुस्तान है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, आज हम यहाँ जो बैठे हैं तो हम हिंदुस्तान में हैं, हम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में हैं, वी आर इन द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया राइट नाउ। सो वेल आई से तो अब इंपोर्ट किस, यहाँ पर एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? जब मैंने पहली बार यहाँ एक्सपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी एसईजेड एक्ट में तो मैं बड़ा हैरान हुआ। यहाँ पर एक्सपोर्ट की डेफिनेशन वो नहीं है जो आप हमेशा से पढ़ते रहे हो। हमारे लिए तो वैसे एक्सपोर्ट हम हमेशा से बचपन से क्या बोलते रहे, जब कोई गुड्स हिंदुस्तान के अंदर से हिंदुस्तान के बाहर जाती हैं तो वो एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ तो कह रहे हैं कि अगर गुड्स एक एसईजेड से दूसरी एसईजेड में गई तो भी एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। और तो और छोड़ो, एक ही एसईजेड के अंदर एक यूनिट से गुड्स दूसरी यूनिट में जा रही हैं वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। और गुड्स एससीजेड के अंदर से हिंदुस्तान के बाहर जा रही हैं वो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। और डीटीए से हिंदुस्तान के बाहर जा रही हैं तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा। सभी कुछ ही एक्सपोर्ट है। मतलब बड़ी अजीब सी चीज़ें यहाँ पर। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर 4 टाइप के एक्सपोर्ट हैं स्पेशल एसईजेड एक्ट 2005 के अंदर। देयर आर टोटल 4 टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो पहला एक्सपोर्ट जो दिख रहा है कि डोमेस्टिक, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से एसईजेड से अगर कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करके इंडिया के बाहर जा रही हैं तो उसको भी क्या बोला गया है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से गुड्स एससीजेड में जा रही हैं तो उसको भी बोला गया है एक्सपोर्ट है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से, मैं कहता हूँ आज हम यहाँ पटेल नगर में बैठे हैं और यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ से गुड्स नोएडा एससीजेड में जा रही हैं तो वो भी एक्सपोर्ट है। दैट इज ऑल्सो, क्योंकि नोएडा एससीजेड क्या है? फॉरेन टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से एससीजेड में जा रही हैं तो हम कहेंगे कहेंगे फॉरेन टेरिटरी में गई तो वो भी एक्सपोर्ट है। और किसको एक्सपोर्ट माना गया है? वेल, अगर एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में गुड्स जा रही हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट माना गया है। और अगर सेम एसईजेड के अंदर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में गुड्स जा रही हैं विद इन द सेम एसईजेड तो उसको भी एक्सपोर्ट कैटेगरी 4 माना गया है। तो देयर आर 4 डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द एसईजेड। मैंने जब पहली बार पढ़ा था मैं चकरा गया था कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये क्या बदतमीजी है, ऐसे थोड़ा ना होता है कि कुछ भी एक्सपोर्ट है, इधर से उधर गया तो भी एक्सपोर्ट, उधर से इधर तो भी एक्सपोर्ट, मतलब। हाँ जी, एक एसीजेड से दूसरी एसीजेड में तो गया तो वो एक्सपोर्ट कैसे हो गया भाई? मतलब अब मान लो ज़बरदस्ती मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चाहे आपकी बुद्धि माने या ना माने, एसीजेड एक्ट 2005 में लिखा है कि 4 तरीके के एक्सपोर्ट होते हैं। एक ही एससीजेड के अंदर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में गुड्स जा रही हैं तो कायदे से तो मतलब कहीं गुड्स बाहर भी नहीं निकली हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट मान लिया गया। अब मान लिया तो मान लिया। आप या तो देखो, तुम मेरे से लड़ोगे कोई फायदा नहीं है ना। तुम्हें अगर अच्छा नहीं लग रहा तो जाकर किससे लड़ो? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जिन्होंने बनाया है उनसे जाकर उनका सर फोड़ो कि सर ये क्या बदतमीजी है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम ऐसे नहीं लिखेंगे एग्जाम में, हम तो नहीं लिख कर आएंगे कि ये एक्सपोर्ट होता है। वो सारे एग्जाम्पल भूल जाओ आज से पहले जो पढ़े थे। ये सारे के सारे एक्सपोर्ट हैं जो यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें। 4 तरीके के एक्सपोर्ट हैं, एक बार रिपीट कर लो 4 तरीके के कौन से हो गए? एससीजेड में गुड्स बनी इंडिया के बाहर गई तो भी एक्सपोर्ट है। अगर डीटीए में गुड्स बनी और डीटीए से एससीजेड में आई तो भी एक्सपोर्ट है। और वेल, एक एससीजेड से दूसरी एससीजेड में गए तो भी एक्सपोर्ट है। और एक ही एससीजेड के अंदर एक यूनिट से दूसरी यूनिट में गुड्स जा रही हैं तो भी एक्सपोर्ट है। तो मैं कहूँगा फिर एक पांचवा और बना लो। डीटीए से गुड्स अगर इंडिया के बाहर जा रही हैं तो वो भी तो एक्सपोर्ट है। उसको क्यों नहीं मान रहे भाई? अगर डीटीए में गुड्स बनी हैं और डीटीए से गुड्स इंडिया के बाहर जा रही हैं तो वो भी तो एक्सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन उसका ना एससीजेड से कोई लेना देना है नहीं ना, टच नहीं किया ना एससीजेड को। तो एससीजेड से कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए उसको एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में लिया नहीं, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से तो कोई उसका लेना देना है नहीं। नहीं तो मैं तो कहूँगा वो भी कैटेगरी 5 है। अगर डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स बन रही हैं और इंडिया के बाहर जा रही हैं तो वो भी तो एक तरीके का एक्सपोर्ट ही तो हो रहा है। तो एक्चुअली तो सही मायने में तो एक्सपोर्ट वही है। मतलब बाकी भी हैं लेकिन जो बाकी 4 दिख रहे हैं वो हैं अजीबोगरीब से आपके लिए।
आई एम गेटिंग दैट। और इस वाली ये जो पांचवी कैटेगरी है ये तो एग्जाम में नहीं लिखना है, दिस इज नॉट एक्सपोर्ट फॉर एसईजेड एक्ट 2005। और बाकी जो चार नज़र आ रहे हैं वो चारों एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट हैं। और इम्पोर्ट कब बोलते हैं जी? इम्पोर्ट कब बोलते हैं? जब हम कहते हैं गुड्स इंडिया के बाहर से एससीजेड में आई तो भी इम्पोर्ट ही बोल रहे हैं इसको। यहाँ पर इम्पोर्ट की ये कैटेगरी वन है कि गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आई, और वो कहाँ आई? एससीजेड में आई, तो वो इम्पोर्ट है। और एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, कह रहे हैं कि जब एक ही एससीजेड के अंदर विद इन द सेम एससीजेड अगर एक यूनिट गुड्स दूसरी यूनिट को दे रही है तो जो देने वाली यूनिट है वो एक्सपोर्ट कर रही है, और जो लेने वाली यूनिट है वो इम्पोर्ट कर रही है। देने वाली यूनिट के लिए वो एक्सपोर्ट है और लेने वाली यूनिट के लिए वो इम्पोर्ट है। फिर तो ड्यूटी भी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी। तुम खर्चे बढ़ा दो, तुम खर्चे बढ़ा दोगे इंडिया के बाहर, कॉस्ट बढ़ जाएगी, इंडिया के बाहर बेचोगे कैसे? जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी, जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी। तो हम कह रहे हैं जिस यूनिट ने सप्लाई किया, जो सप्लायर यूनिट है उसके लिए वो डीम्ड एक्सपोर्ट है, और जिस यूनिट ने रिसीव किया उसके लिए वो डीम्ड इम्पोर्ट है। और ऐसे ही अगर एक एससीजेड से एससीजेड वन से एससीजेड टू में गुड्स जा रही हैं, एससीजेड वन से एससीजेड टू में, तो जिस एससीजेड से सप्लाई जा रही है उनके लिए वो एक्सपोर्ट है, और जिस एससीजेड में सप्लाई आ रही है उनके लिए वो इम्पोर्ट है। आई यू गेटिंग दैट? तो सेम एससीजेड में जो यूनिट रिसीव कर रही है उसके लिए वो एक इम्पोर्ट हो गया, एससीजेड यूनिट से एससीजेड यूनिट टू एससीजेड यूनिट विद इन द सेम एससीजेड, तो रिसीव करने वाली यूनिट के लिए भी वो इम्पोर्ट हो गया। और अगर एक एससीजेड से दूसरी एससीजेड में जा रही है तो भेजने वाली यूनिट के लिए एक्सपोर्ट हो गया, और रिसीव करने वाली यूनिट के लिए इम्पोर्ट हो गया। तो इम्पोर्ट की डेफिनेशन में भी उन्होंने तीन तरीके के इम्पोर्ट बना रखे हैं। एक इम्पोर्ट जो इंडिया के बाहर से आ रहा है वो, और बाकी दोनों आपने देख ही लिए स्क्रीन के ऊपर। तो थोड़ा सा अजीब व गरीब सा तो है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरा दिमाग भी चकराया था, मतलब, और मुझे लगता है कि ये तो मतलब सब लोग एक बार तो दिमाग घूम जाता है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो हमारी जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी हमेशा से ये चैप्टर पढ़ने से पहले, उससे काफ़ी हटके है, उससे काफ़ी अलग है। लेकिन वो लॉ मेकर की लैंग्वेज है जो आप देख रहे हो यहाँ पर। अब इससे पहले कि हम कुछ रीड आउट करें, मतलब जो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस डिस्कशन का लेवल आगे लेकर जा रहे हैं। अब आपके सामने जो है वो सेक्शन 3 है। सो नाउ फोकस एरिया इज ऑन सेक्शन 3 ओवर हेयर। और ये सेक्शन 3 में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? अ प्राइवेट डेवलपर वांट्स टू विल एस्टैब्लिश अ न्यू एसईजेड। तो अगर मैं कहूँ डीएलएफ या विल लेट अस से टाटा और महिंद्रा और अडानी और रिलायंस, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू एसईजेड, तो उसके लिए वेल एप्लीकेशन फाइल हो रही है। तो मैं टाइटल ऊपर ना लिखकर टाइटल यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सेक्शन 3 में, और हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? वेल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू SEZ, न्यू SEZ बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर न्यू एंड वेल मे बी DLF, मे बी वेल टाटाज, मे बी इन्फोसिस, मे बी अडानी, मे बी रिलायंस, किसी को भी इस्टेब्लिश करना तो ये प्रोसीजर है। और स्टेप नंबर 1 में अब वो हम बात करेंगे कि वो जो भी एप्लीकेंट है, अब वो एप्लीकेंट का नाम आप जो भी लेना चाहो, लेट अस टेक द नेम ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और TCS और वटेवर। वो एप्लीकेंट है, प्राइवेट डेवलपर है, या फिर DLF का नाम लेना है, आपके घर के नज़दीक आ जाते हैं, हरियाणा आ जाते हैं, तो दिस इज़ DLF। सो DLF इज़ द एप्लीकेंट, लेकिन एप्लीकेशन तो बाद में फाइल करेंगे। स्टेप नंबर 1 में ऊपर क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द एरिया फॉर न्यू SEZ। सबसे पहले तो ज़मीन ढूंढो, सबसे पहला काम क्या करो? ज़मीन ढूंढो, वो 100 एकड़ 200 एकड़ या 5 एकड़ 10 एकड़ जितनी आपको चाहिए, सबसे पहला काम तो ज़मीन ढूंढो। और उसके बाद अगला काम क्या है? स्टेप नंबर 2, फाइल द एप्लीकेशन टू स्टेट गवर्नमेंट। एप्लीकेशन किसको फाइल कर रहे हैं? उस स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ पर आपने ज़मीन ढूंढी है, जिस स्टेट में आपने ज़मीन ढूंढी है उनको एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि हमें इस ज़मीन पे न्यू SEZ एस्टैब्लिश करनी है।
फिर वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देखेगी, भाई एनवायरमेंटल एंगल भी देखेंगे वो लोग। अगर आप वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाने वाले हो और वहाँ पर आप पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन करने वाले हो, तो आसानी से अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, आप वहाँ सॉफ्टवेयर का काम करने वाले हो तो पॉल्यूशन कुछ है नहीं, फिर तो फिर भी अलाउ कर सकते हैं। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट चेक करेगी, एनवायरमेंटल एंगल से भी चेक करेगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन अगर उनको सही लगता है तो आपकी एप्लीकेशन और आपकी एप्लीकेशन के साथ अपनी रिकमेंडेशन आगे भेजेगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास। अब वो बोर्ड ऑफ अप्रूवल हिंदुस्तान में कितने हैं? पूरे इंडिया में सिर्फ एक है। पूरे इंडिया में बोर्ड ऑफ अप्रूवल सिर्फ एक है। अप्रूवल कमिटीज 351 ओवर देयर, या फिर डेवलपमेंट कमिश्नर्स 351, एसईजेड अथॉरिटीज 358, लेकिन बोर्ड ऑफ अप्रूवल पूरे इंडिया में सिर्फ एक है। तो स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट डेवलपर की एप्लीकेशन को प्लस ऊपर से अपनी खुद की रिकमेंडेशंस को बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास भेजेगी। अब तीन बातें हो सकती हैं, या तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल प्रपोजल को अप्रूव करेगा, या तो उस प्रपोजल को मॉडिफाई करेगा, या तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट करेगा। नंबर वन, अगर अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल प्रपोजल को अप्रूव कर देता है, अगर अप्रूव कर देता है तो देन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल विल कम्युनिकेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट कि हमने अप्रूवल दे दिया है, हमने अप्रूवल दे दिया, न्यू एसईजेड बना सकते हैं। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू द लेटर ऑफ अप्रूवल। फाइनल लेटर ऑफ अप्रूवल कौन देने वाला है? सीजी। तो यहाँ पर टोटल कितनी अथॉरिटीज के थ्रू चल रहे हो आप? सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट में वो लेटर ऑफ अप्रूवल इशू करना है। सीजी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सीजी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज सीजी। सो फिलहाल से तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने बोला कि आपके प्रपोजल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना ज़रूरी है, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल विल कम्युनिकेट टू द एप्लीकेंट कि आपके प्रपोजल को थोड़ा सा मॉडिफाई करना ज़रूरी है। और वो जो मॉडिफिकेशन है, इफ़ द एप्लीकेंट एक्सेप्ट्स द मॉडिफिकेशन, अगर एप्लीकेंट उस मॉडिफिकेशन को मान जाता है, देन बोर्ड ऑफ अप्रूवल विल कम्युनिकेट टू सीजी कि हमने हमारी तरफ से अप्रूवल दे दिया है। तो वो जो भी एप्लीकेंट है उसको वो मॉडिफिकेशन माननी पड़ेगी। अगर वो मॉडिफिकेशन मानने से मना कर देगा तो अप्रूवल नहीं मिलेगा, एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी, रिफ्यूज़ल हो जाएगा। तो अगर अगर बीओए अगर आपके प्रपोजल को मॉडिफाई करता है तो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा प्राइवेट एप्लीकेंट को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, और फिर वो उस मॉडिफिकेशन को मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल विल गिव द फाइनल कम्युनिकेशन टू सीजी एंड सीजी विल इशू द लेटर ऑफ अप्रूवल। और अगर अगर बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं और एनवायरमेंटली ठीक नहीं है, या whatever reason, then I'll say board of approval will communicate to CG along with the reason कि हम मना क्यों कर रहे हैं, and CG will communicate the refusal to the applicant। कहानी खत्म। Got that? इसमें क्या हम और ऊपर अपील फाइल कर सकते हैं कहीं? नो, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट। फुल स्टॉप का मतलब फुल स्टॉप, खत्म कहानी। तो इसमें आपके पास कोई अपील्स फाइल करने का कोई चक्कर नहीं है कि हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। यू कांट फाइल एनी अपील इन द एसईजेड एक्ट लाइक दैट। बोर्ड ऑफ अप्रूवल की तरफ से मना हो गया तो कहानी खत्म हो गई। टॉप अथॉरिटी बोर्ड ऑफ अप्रूवल ही है। आई होप गेटिंग दिस। तो समझ में आ रहा है कि वहाँ जाकर मिलना पड़ता है फिर, जो भी है। मतलब आगे मैं हर चीज़ बोलूँगा नहीं, वेल रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब समझ में आ रहा है। कई जगह मिलना पड़ेगा सर, एक जगह नहीं मिलना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट में भी मिलना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से भी जाकर मिलना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जाकर मिलना पड़ेगा। मंत्री जी के साइन हो रहे हैं तो फिर मिलना तो पड़ेगा ही। और जिसने मना कर दिया ना, जहाँ कहानी स्टॉप हो गई ना, जहाँ पर जिस स्टेज पे वहीं कहानी खत्म हो गई, आगे तो कोई सुनवाई है नहीं। हाँ जी, एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो गई तो क्या दोबारा फाइल कर सकते हैं? दोबारा फाइल कर सकते हैं, तो दोबारा अच्छे से मिलना पड़ेगा। पहले अच्छे से नहीं मिले थे, क्या पता पहले मिले ही ना हो तो। चलो समझ में आ रही है ना बात तुम्हें? अगला लेवल आ गया अभी। अब समझदार बच्चे हो तुम लोग, मतलब क्या समझाऊं मैं। नाउ देन गोइंग ऑन फर्दर, आई से अब सुनो ज़रा एक चीज़, इसमें लीगल डिविएशन है, इसमें लीगल डिविएशन है। और वो लीगल डिविएशन क्या है? एक कहानी में ट्विस्ट है कि आप जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू फाइल ना करें, डायरेक्ट एप्लीकेशन
डायरेक्ट एप्लीकेशन आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास भी फाइल कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बीच में से हटा दीजिए, दिस इज योर ऑप्शन 2। लेकिन किंतु परंतु स्टेट गवर्नमेंट हटेगी नहीं। कहीं आप सोच रहे हो स्टेट गवर्नमेंट हट गई, स्टेट गवर्नमेंट हटेगी नहीं। वो क्या कहानी है, वो कहानी ये है कुछ, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं ना ऑप्शन 2 में जब बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास, तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो अप्रूवल देगा, लेकिन उसके बाद भी एप्लीकेंट शैल ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट से मिलने तो जाना ही पड़ेगा ना। आप जिनकी स्टेट में ज़मीन खरीद रहे हो 100 एकड़ 200 एकड़, उनसे मिलोगे नहीं जाकर? मिलना तो पड़ेगा, मिलना तो पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। अब आपके ऊपर है कि आप पहले किससे मिलना चाहते हो। पहले आप बोर्ड ऑफ अप्रूवल से पहले मिलना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट से बाद में मिल लेना। और अगर आप पहले वाले रूट पे चल रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले मिल लो, बोर्ड ऑफ अप्रूवल से बाद में मिल लेना। मिलना तो आपको सबसे ही पड़ेगा, ऐसे हो या वैसे। तो कान पकड़ना है, आप सीधा पकड़ो या हाथ घुमा कर पकड़ो, कान तो पकड़ना ही है और दोनों हाथों से पकड़ना है। और उठक बैठक भी लगानी है सबके सामने, मतलब जो भी है समझ में आ गई कहानी आपको कि किस किस के सामने जाना है। आगे बढ़ते हैं, सिचुएशन 2। अब डेवलपर कोई और है, डेवलपर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर नहीं है, डेवलपर चेंज कर दिया हमने। कौन डेवलपर है? डेवलपर इज स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। स्टेट गवर्नमेंट खुद स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है। अच्छा, अगर अडानी जी को कोई नई वो बनानी हो, अडानी जी को कोई नई एसईजेड बनानी हो, तो अडानी जी तो मिल ही लेते होंगे सबसे, जो भी है, मतलब उनको क्या दिक्कत है? हाँ? अंबानी जी को जाकर किसी से मिलना हो तो मिल ही लेते होंगे आराम से जाकर। तो और खुद जाकर मिलना भी नहीं पड़ता होगा ना उनको, तो खुद से उनके रिप्रेजेंटेटिव भी मिल लेते होंगे आगे जहाँ पर भी मिलना है, और मुलाकातों का लेवल हाई लेवल पे हो ही जाता होगा। So if state government is developer, then in that case will ये छोटे बिजनेसमैन को सोचना पड़ता होगा, बट अब बात ही अलग स्केल की हो रही है। वेल एसईजेड डेवलप करने की बात हो रही है। सो इफ स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डेवलपर, अगर वो खुद ही डेवलपर है, तो अब स्टेप नंबर 1 इधर दिया गया है अब आपको। ये अब ये चार्ट ना थोड़ा सा जलेबी की तरह घूमकर ऐसे से ऐसे जा रहा है। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? राइट साइड से शुरू कर रहे हैं और फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चार्ट घूमकर कहाँ से कहाँ जा रहा है? So I hope got that how the chart is moving. So now this is step number 1 now for you. If state government is developer, अब state government खुद identify करेगी ना वो एरिया, 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ जो एरिया चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट खुद आइडेंटिफाई करेगी कि हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ लगानी है। अब पिछले दिनों में मैंने सुना यूपी के अंदर एक बहुत बढ़िया इन्होंने मेला लगाया, जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड सारे बिजनेसमैन को इनवाइट किया, और कुछ 33 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ के आसपास के इन्होंने वेल ऑन पेपर वैसे ही इन्होंने लिखवा लिया, मतलब ऐसे कोई कमिटमेंट नहीं लिखवाया, लेकिन एक इंक्लिनेशन लिखवा लिया कि बहुत सारी कंपनीज आई ऑल ओवर वर्ल्ड से जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूपी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं आने वाले 10 सालों में। ऐसा नहीं कि एक साल में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, आने वाले 10 सालों में। और वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को तो टोटल अमाउंट निकल कर आ रहा था 30 लाख करोड़ समथिंग अप्रॉक्सीमेटली एज पर इंडियन करेंसी। अभी ये पक्का नहीं है कि वो सारा पैसा आएगा, मैं मानता हूँ कि चलो उसका आधा भी आ गया तो बड़ी चीज़ है। अगर अगर जो लोग बोल कर गए हैं कि वी आर इंक्लाइंड, वो अभी सिर्फ इतना ही बोल कर गए हैं कि हम इंक्लाइंड हैं कि हम यूपी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर 15 लाख करोड़ भी आ गया तो बहुत बड़ा पैसा है और बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी अब तैयारी कर सकती है कि हम बहुत सारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना लें, लखनऊ के बाहर, कानपुर के बाहर और नोएडा के बाहर, मेरठ के आसपास। अब तो इतने हाईवेज़ इतने बढ़िया बनते जा रहे हैं, तो हाईवेज़ के साथ जहाँ जहाँ सोसाइटीज़ भी बनाई जा सकती हैं, एसईजेड्स भी बनाई जा सकती हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है 5 साल में आपको यूपी में बहुत कुछ बड़े स्केल पे देखने के लिए मिले और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत सारी देखने के लिए मिले। तो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही एरियाज आइडेंटिफाई करती जाएगी, और क्या है, किसानों से ज़मीन एक्वायर करनी है, किसानों को कॉम्पनसेशन दे देंगे। यही है ना, जहाँ पर नेशनल हाईवेज़ के आसपास इतने डेवलप हो रहे हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे तो चलो पुरानी बात हो गई, वेल दिल्ली यमुना, और दैट इज़ आगरा एक्सप्रेसवे। अब तो आगरा के आगे कानपुर, वेल पूरा का पूरा अच्छा खासा हर जगह ही हाईवेज़ बनते जा रहे हैं। दिल्ली से मेरठ का भी जो इन्होंने बना दिया, अक्षरधाम टेम्पल से निकलते हैं, वो तो क्या बनाया है, मतलब आदमी आधे, मतलब ऐसा लगता है 45 मिनट्स में मेरठ,
मतलब उड़ता हुआ जाता है आदमी उसके ऊपर, तो मतलब इतना वो ऐसा लगता ही नहीं कि आप सड़क पे हो, ऐसा लगता है प्ले ग्राउंड है और प्ले ग्राउंड में कार चली जा रही है। उसकी चौड़ाई इतनी है, वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की जो चौड़ाई है, तो वो अलग ही स्केल पे डेवलपमेंट चल ही रहा है। तो उसके आसपास क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन सकती हैं फिर, सारी दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच में बन सकती हैं बड़े आराम से। सो और उधर अब वो जेवर एयरपोर्ट की भी बात चली रही है कि जेवर एयरपोर्ट डेवलप हो ही रहा है। बात क्या चल रही है, अब तो डेवलप ही हो रहा है। केएमपी, हाँ, कुंडली माने से पलवल हाईवे वो भी बना, मतलब जगह जगह हमारे पास अब स्कोप बहुत है एसईजेड्स क्रिएट करने के लिए। तो वेल, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हो, और अब आने वाले टाइम में जो नितिन गडकरी जिस स्पीड पे लगे हुए हैं जो हाईवेज बनाने की, तो पैन इंडिया बोलूँगा मैं, सिर्फ यहाँ नहीं, पैन इंडिया जहाँ नेशनल हाईवेज और बनते जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई जा सकती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी स्टेट में आइडेंटिफाई करें कि हमें कहाँ कहाँ एसईजेड्स बनानी है, और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट विल फाइल एप्लीकेशन टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल। स्टेट गवर्नमेंट विल फाइल एप्लीकेशन टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एसईजेड्स, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एसईजेड्स, एंड देन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। अब वही तीन बातें हो सकती हैं, तीन बातें क्या हो सकती हैं, सेम, वो आपको बिना पढ़े ऑलरेडी पता है। पहली बात क्या हो सकती है, बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया और फिर कम्युनिकेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अप्रूवल इशू कर दिया टू द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल, नंबर वन। नंबर टू, बोर्ड ऑफ अप्रूवल कहता है कि हम आपके प्रपोजल को मॉडिफाई कर रहे हैं, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने कम्युनिकेट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ने उस मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने फाइनली कम्युनिकेट कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जी अप्रूवल गिवन, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ अप्रूवल इशू कर दिया। लास्ट वन स्पीकिंग ओवर देयर, वेल, रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल की बात हो रही है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, एंड देन द बोर्ड ऑफ अप्रूवल कम्युनिकेट्स टू सीजी, एंड देन द सीजी विल कम्युनिकेट बैक टू एसजी कि आपका ये जो प्रोजेक्ट आप प्रपोज कर रहे थे ये रिजेक्ट हो गया है। अब मुझे थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ लगती है कि वो स्टेट्स जहाँ पर आज की तारीख में बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब 2023 की बात कर रहे हैं अभी, वेल आने वाले टाइम में 2024 में आगे क्या होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी जहाँ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, तो कहने से उन स्टेट गवर्नमेंट्स में, अब यूपी हो या हरियाणा हो, वेल वहाँ पर ये एसईजेड्स डेवलप करने की और अप्रूव करने की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, और वहाँ पर फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड ज़्यादा हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होने की स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ है, और मोदी और योगी जहाँ खड़े हो जाते हैं एक साथ तो सब स्मूथ ही स्मूथ हो जाता है, यू नो दैट। हाँ, तो स्मूथनेस का लेवल कुछ और ही होता है। दो कुंवारे तो फिर खूब बनेगी जब मिल बैठेंगे दो यार, मतलब जैसे भी है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, दैट इज हाउ इट इज। देन आई विल से द third one that we are having, if CG wants to set up the new SEZ, the third situation, सेंट्रल गवर्नमेंट अब एक न्यू SEZ लगाना चाहती है, दैट इज सिचुएशन थ्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंसल्ट और शेल कंसल्ट SG, क्योंकि जो एरिया एक्वायर करने जा रहे हैं, लैंड एक्वायर करने जा रहे हैं, वो तो कहाँ एक्वायर करने जा रहे हैं, उसी स्टेट में ही एक्वायर करने जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ना किसी स्टेट में ही एक्वायर कर रही है, तो उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट को तो कंसल्ट करना बनता भी है, कंसल्ट करना भी चाहिए। देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई द एरिया फॉर SEZ, and then central government will suo moto set up the SEZ in that area, खुद ही जाएंगे, खुद सेटअप कर लेंगे, और नो अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, कुछ नहीं चाहिए। CG shall notify such SEZ in the official gazette of India, ये SEZ हमने एस्टैब्लिश कर दी। सिर्फ CG को क्या है, वो जो ज़मीन आइडेंटिफाई करनी है और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना है कि हम आपके यहाँ कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वो सात ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रखी हैं, और आठवीं बहुत लंबे टाइम से कोई एस्टैब्लिश हुई नहीं है। मतलब सीजी आजकल खुद बिजनेस करने में इंक्लाइंड है नहीं, और आपने पिछले 6-7 सालों में सुना होगा जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं 2014 के बाद से, तो वो तो ये चाहते हैं कि जितनी PSUs हैं उनको भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया जाए, और PSUs में और भारत सरकार बस वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट निकाले, और मिलिट्री ऑपरेशंस और नेवी और स्पेस रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी वगैरह में अपना उस तरफ फोकस करे। बिजनेस वाला काम बिजनेसमैन के ऊपर छोड़ दिया जाए, बिजनेस वाला काम बिजनेसमैन करेंगे, भारत सरकार पैसा निकालकर, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा निकालकर अपना जो सरकारी काम होता है सोवरीन फंक्शंस उन पे फोकस करे, और इंक्लूडिंग दैट नेशनल हाईवेज एंड देन स्कूल्स और
व्हाटएवर एल्स है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उन सब के ऊपर। तो इसलिए वो लग रहा है कि भारत सरकार अब वो SEZs के ऊपर खुद काम और नहीं करना चाहती, जितना किया हुआ है उतना बहुत है। डिसइन्वेस्टमेंट की तो मिनिस्ट्री अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट अलग से ही बनी हुई है, वो अपनी जगह पर है ही है। तो फिलहाल क्या क्या यहाँ पर वो लॉ में लिखा है, तो हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछा कि CG वांट्स टू सेट अप द न्यू SEZ, तो हम कहेंगे 4 स्टेप्स हैं। और खास बात क्या है, नो नीड ऑफ अप्रूवल ऑफ BOA, नो नीड ऑफ BOA अप्रूवल। हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है कि BOA का अप्रूवल नहीं चाहिए। तो BOA का अप्रूवल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को चाहिए होता है, BOA का अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट्स को चाहिए होता है, लेकिन BOA का अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद को नहीं चाहिए। तो SEZ एस्टैब्लिश करने के वो तीनों फॉर्मेट आपको समझ में आ गए। अब एक लेवल आगे जाते हैं, SEZ हो गई एस्टैब्लिश, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब अगली चीज़ क्या है कि अब आपको इसके अंदर यूनिट एस्टैब्लिश करनी है। तो अगर इसके अंदर यूनिट एस्टैब्लिश करनी है अदर देन फैक्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिट अदर देन फैक्ट्री, तो उसके लिए सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर है 15। अभी जो आप देख रहे थे वो सेक्शन 3 था, सेक्शन 3 था, अब क्या है सेक्शन 15 है। और अब ये जो न्यू एप्लीकेंट है ये क्या एस्टैब्लिश करना चाहता है, न्यू यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहता है SEZ के अंदर। तो सेक्शन 15 का अगर टाइटल बोलें तो क्या टाइटल क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उसका प्रोसीजर क्या है, स्ट्रेट क्वेश्चन इन द एग्जाम स्ट्रेट आंसर, सीधा क्वेश्चन है सीधा आंसर है, मतलब ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन है। और इन्हीं अथॉरिटीज़ के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपने अथॉरिटीज़ पढ़ी उन अथॉरिटीज़ की फंक्शंस, ड्यूटीज़ और ये प्रोसीजर्स। तो मैं कहूँगा चैप्टर लॉलीपॉप है, लड्डू है, स्ट्रेट क्वेश्चंस स्ट्रेट आंसर्स, और कभी घुमाकर कभी पूछा नहीं। और घुमाकर पूछने का मुझे लगता है कोई स्कोप है भी नहीं इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर ही इतना सीधा साधा चैप्टर है। देश की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं हम, तो मतलब यही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट होता रहे, हम तो बस इतना ही चाहते हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इंपोर्ट हो रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो दैट्स द एंटायर फोकस इज ऑन द बिजनेस। तो चीज़ें जो है एक्ट में तो मैं कहूँगा बड़ी सिंपल रखी हैं, और शायद वो सिंप्लिसिटी इसीलिए रखी है कि फोकस इज ऑन द बिजनेस एंड नॉट ऑन द लीगल कंप्लाइंसेस। तो न्यू एप्लीकेंट है, और न्यू एप्लीकेंट न्यू यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहता है, न्यू एप्लीकेंट न्यू एंटरप्रेन्योर। और एप्लीकेशन किसके पास फाइल कर रहे हैं फॉर एस्टैब्लिशिंग द न्यू यूनिट इन द SEZ, एप्लीकेशन किसके पास फाइल कर रहे हैं, DC के पास। DC बोले तो डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ दैट SEZ। तो जिस SEZ में आप यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं उस SEZ में जो डेवलपमेंट कमिश्नर है एप्लीकेशन उसके पास फाइल करेंगे। और आपने देखा ही था 351 डेवलपमेंट कमिश्नर्स इन द 351 SEZs ओवर देयर। तो अब उन्हीं SEZs की बात हो रही है, 351 SEZs की, और डेवलपमेंट कमिश्नर के पास एप्लीकेशन जा रही है, एंड डेवलपमेंट कमिश्नर विल फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द अप्रूवल कमेटी। और वो 351 अप्रूवल कमिटीज़ भी हैं। तो हर कंसर्न कहना चाहिए कि हर SEZ में अपनी खुद की कंसर्न अप्रूवल कमेटी अलग अलग है। तो एप्लीकेशन किसके पास गई, डेवलपमेंट कमिश्नर के पास, लेकिन डेवलपमेंट कमिश्नर खुद अप्रूवल नहीं दे रहा, एप्लीकेशन उसने आगे फॉरवर्ड किसको की है, अप्रूवल कमेटी को, अप्रूवल कमेटी ऑफ SEZ के पास। अब अप्रूवल कमेटी विल ग्रांट द अप्रूवल और अप्रूवल कमेटी विल रिफ्यूज। और अगर अप्रूवल देंगे तो अप्रूवल किसके थ्रू देंगे, थ्रू DC। अप्रूवल कमेटी वापस कम्युनिकेट किसको कर रही है, DC को, और DC वापस कम्युनिकेट किसको करेगा, एप्लीकेंट को, मतलब वो प्रोसेस वैसे ही चलेगा। So approval committee will communicate the approval to the DC, and DC will communicate to the applicant, and on the grant of approval by approval committee the DC will issue the letter of approval to the applicant। तो letter of approval के ऊपर साइन किसके हैं, DC के। अप्रूवल देने वाला कौन, अप्रूवल कमेटी, और साइन करने वाला कौन, DC। तो आपको दो जगह मिलना पड़ेगा, कहाँ दो जगह मिलना पड़ेगा, सबसे पहले तो DC से मिलोगे जाकर, और फिर अप्रूवल कमेटी का जो चेयरपर्सन है, जो जो कंसर्न मेंबर्स हैं उनसे भी जाकर मिलना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बातें। अब वो होली, जन्माष्टमी, दिवाली देख लो, मतलब किससे कब मिलना है जाकर। सो वेल लेकिन मिलना तो सबसे पड़ेगा, और ये कोई भी मना कर दे जी हम अप्रूवल नहीं देते, तो फुल स्टॉप।
लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट फुल स्टॉप नहीं है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर अप्रूवल कमेटी ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो अप्रूवल एप्लीकेंट कैन फाइल द अपील टू द बोर्ड ऑफ अप्रूवल, जो पूरे हिंदुस्तान में एक है। फिर वहाँ जाकर मिलना पड़ेगा, तो वहाँ पर फिर अच्छे से मिलना। सो नाउ द पॉइंट इज कि जो भी है आगे, मैं सिर्फ इतना बोलना बहुत होता है कि अच्छे से मिलना, मतलब एटिकेट्स के साथ। तो नाउ द पॉइंट इज कि अब आपके पास क्या है कि अगर इस लेवल पे काम हो गया तो बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट कमिश्नर और अप्रूवल कमेटी के लेवल पे काम हो गया, और आपको यूनिटी तो लगानी है। एससीजेड तो ऑलरेडी बनी बनाई है, बनी बनाई एससीजेड में आपको सिर्फ एक नई यूनिट लगानी है, अप्रूवल ही तो चाहिए। अप्रूवल इसी लेवल पे हो जाना चाहिए वैसे तो दी बेस्ट है। नहीं हुआ तो फाइल द अपील टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल, और बोर्ड ऑफ अप्रूवल में रिजेक्ट हो गया तो नो फर्दर अपील, फुल स्टॉप, कहानी खत्म। नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट। गेटिंग दिस? तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, सी द इट इज नॉट अ जुडिशियल मैटर, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मामला है, तो इसमें कोई जुडिशियल मैटर तो है भी नहीं। कोई लीगल कॉन्ट्रावेंशन हो, कोई कहीं कुछ गड़बड़ हो तो जाओगे ना आप उस केस में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो तब बातें होती हैं जब आपकी कहीं कोई कॉन्ट्रावेंशंस हो रही हो। यहाँ तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर चल रहे हैं, नथिंग एल्स। हाँ, मतलब रीजंस तो कम्युनिकेट करेंगे ही, तभी तो रिफ्यूजल के साथ रीजंस बताएंगे, उसी के बेस पे तो बेचारा अपील फाइल करेगा, वरना अपील कहाँ से फाइल करेगा। और इसमें अब एक लेवल और आगे जा रहे हैं कि अगर आप एक बैंक हो और आप इंडिया में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एस्टैब्लिश करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर वो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसके लिए सेक्शन 15 नहीं है, उसके लिए सेक्शन 17 है। उसके लिए सेक्शन 17 है, उसके लिए पहले उस बैंक को आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा फैमा में, टू एस्टैब्लिश द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द एससीजेड। और फिर वो आरबीआई अप्रूवल की कॉपी लाकर आपको यहाँ पर सबमिट करनी है अप्रूवल कमेटी को, और फिर अप्रूवल कमेटी कहेगा कि आ जाओ। फिर अप्रूवल कमेटी मतलब बेसिकली वो मना नहीं करते हैं, और ये सेक्शन 17 का पार्ट है। सेक्शन 17 में वो रेलिवेंट बैंक आरबीआई अप्रूवल की कॉपी लेकर आएगा, अप्रूवल कमेटी को फाइल करेगा, एंड अप्रूवल कमेटी विल अलाउ द बैंक टू सेट अप द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर, एक अलग अलग से बना लेते हैं, एक अलग से सेक्शन 17। एंड सेक्शन 17 इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये स्पेशल क्वेश्चन अलग से एग्जाम में आ चुका है 2 बार, और फिर से रिपीट हो सकता है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय एनी बैंक, दैट इज सेक्शन 17। तो स्टेप नंबर 1, द एप्लीकेंट बैंक will file the application to RBI कि हम ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये एप्लीकेशन कहाँ जा रही है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर ये एप्लीकेशन फाइल हो रही है। RBI गिव्स अप्रूवल to the applicant bank, and then applicant bank will file the copy of RBI approval, file copy of RBI approval to the approval committee of relevant SEZ। DC नहीं है इसमें, सीधा अप्रूवल कमेटी के पास जाइए। अब RBI अप्रूवल लेकर आए हो आप, समझ रहे हो आप किससे मिलकर आए हो? मतलब हाई लेवल पे मिलकर आए हो अभी आप। तो फाइल द कॉपी ऑफ RBI अप्रूवल टू अप्रूवल कमिटी ऑफ कंसर्न्ड SEZ, जिसमें आप ऑफशोर बैंकिंग यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हो।
और फिर अप्रूवल कमेटी जो है कंसर्न एससीजेड में वो मना भी नहीं करेगी ना, क्योंकि आरबीआई अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है, तो दे विल सिंपली गिव द अप्रूवल टू द एप्लीकेंट बैंक। ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट। फैमा में जब हमने ऑथराइज्ड पर्सन की डेफिनेशन की थी तब पढ़ा था ना ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट। अच्छा ये वेल ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट सिर्फ इंडियन बैंक ही एस्टैब्लिश करेगा एससीजेड में, या फॉरेन बैंक्स विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया वो भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं? फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया वो भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तो एक दो फॉरेन बैंक्स का नाम बता दीजिए जो इंडिया में एस्टैब्लिश विल ऑपरेट करते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक। अभी तो वैसे सिटी बैंक ने वो रिटेल इन्वेस्टर्स का ख़त्म कर दिया, रिटेल कस्टमर्स का। सो आई से तो दिस बैंक में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस बैंक में भी एचडीएफसी बैंक, दिस बैंक में भी एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, दिस बैंक में भी स्टैंड चार्ट, मे बी अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स, जो इंडिया में पहले से ऑपरेट कर रहे हैं विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। ये लोग अब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट लगाना चाहते हैं इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये मैंने बीच में नाम लिखा ना, एचएसबीसी, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो एचएसबीसी बैंक नॉर्मल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो काम इंडिया में कर रहा है, एचएसबीसी वही काम कर रहा है इंडिया में विद द परमिशन ऑफ आरबीआई। तो हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन हैविंग मेनी ब्रांचेस इन दिल्ली, इन मेनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली, एंड आई बिलीव इन मुंबई, कोलकाता, जो बिग मेट्रोज हैं वहाँ तो कॉस्मोस जितनी है, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, हर जगह ही होंगे ये लोग। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो मैं भी अगर आज एचएसबीसी बैंक में जाकर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। केवाईसी तो करवाना है और क्या करना है, जैसे कहीं पर भी केवाईसी होता है वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। अब हर बैंक के अपने अपने रूल्स हैं मिनिमम बैलेंस के, कुछ बैंक्स के 5,000, कुछ बैंक्स में 10,000, कुछ बैंक्स में 25,000 मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के तो रूल्स हर किसी के अपने अपने हैं। कुछ सरकारी बैंक्स में तो 1,000 भी होता है। हाँ जी। अच्छा, जीरो वाले भी होते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई अकाउंट नहीं होता। ऐसा कोई बैंक अकाउंट है? डीमैट अकाउंट नहीं बोल रहा मैं, बैंक अकाउंट में जीरो बैलेंस के साथ चल सकता है? अच्छा। अच्छा, चलिए, तो चार्ट वाइज फॉर्म में तो बहुत कुछ समझ में आ गया, अब रीडिंग वाला काम कर लेते हैं थोड़ा सा। और कोशिश करते हैं आज जितना कर सकें, नहीं होगा पूरा तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास एज वेल, बट वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टुडे। लेकिन ब्रॉड फ्रेमवर्क तो आपको पूरा समझ में आ चुका है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड यही जो अथॉरिटीज़ हैं, चार अथॉरिटीज़, इन्हीं के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं के फंक्शंस पूछते हैं एग्जाम में, इन चारों अथॉरिटीज़ के। और मैंने आपको चारों अथॉरिटीज़ के फंक्शंस टेबल फॉर्म में थोड़े थोड़े दिखाए, चार्ट में पूरे पूरे नहीं दिखाए अभी। बाकी आप जब पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ फंक्शंस एड ऑन भी आ रहे हैं, वेल दे आर ऑल्सो देयर। और बाकी वो जो आपने वेल सेक्शन 15 देखा, सेक्शन 17 देखा, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड डायरेक्ट आंसर्स, आई से। सो देन टॉकिंग अबाउट दैट, वेल आई से एसईजेड्स के बारे में, अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो बड़े बेसिक बेसिक चीज़ें, और मैं कहूँगा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसईजेड एक्ट?
what are the various objectives of SEZ Act and what are the salient features of SEZ Act। तो आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आता चला जाएगा। तो SEZ Act क्यों बनाया गया जी? एक लीगल फ्रेमवर्क है for establishing the SEZs in India and also for the units operating in such zones. Then this act has been enacted with the major objective of generation of additional economic activity, promotion of export of goods and export of services। तो सिर्फ export of goods की बात नहीं हो रही है, export of सर्विसेज की बात भी हो रही है। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, और हम सिर्फ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में नहीं करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर भी करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन सोर्सेज एंड द क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में फॉरेन सोर्सेज की इन्वेस्टमेंट्स भी आएँ, और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हों। The act is unique. The act is unique as it helps in the backward and the forward linkages of the economy and to satisfy the requirements of all the principal stakeholders. बैकवर्ड लिंकेज मतलब ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में जो लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं उनके साथ भी लिंकेज डेवलप हो रही है, और फॉरवर्ड लिंकेज हम जो आगे फॉरवर्ड मार्केट्स में, एक्सपोर्ट मार्केट्स में आगे जुड़ना चाहते हैं उनके साथ भी जुड़ पा रहे हैं। तो बैकवर्ड लिंकेज हिंदुस्तान का यूथ जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहा है उसके साथ भी कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट में फॉरेन कस्टमर्स के साथ जुड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो दोनों तरीके की लिंकेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होती है। एंड देन द डेवलपर्स, द ऑपरेटर्स, द ऑक्यूपेंट एंटरप्राइजेस, आउट जोन सप्लायर्स एंड वेल रेजिडेंट्स, सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है। डेवलपर भी कमा रहा है डेवलप करके, जो ऑपरेट कर रहा है वेल और जो वहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी का रेंट चार्ज कर रहे हैं, जो भी चार्जेस ले रहे हैं वो भी कमा रहे हैं। और जो ऑक्यूमेंट एंटरप्राइज हैं वो तो अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर ही रहे हैं, जो उनको उनके सप्लायर्स हैं जो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं ऑब्वियसली उनके लिए तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। सेलिएंट फीचर्स SEZs एंड SEZ एक्ट के अंदर अब सेलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं? वी आर सेइंग द मैटर्स रिलेटिंग, अब ये SEZ एक्ट प्राइमरली किससे डील करता है? मैटर्स रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SEZs by CG, by SG, by private entrepreneurs, वो सब कुछ आ गया। and for setting up the units inside them by the private entrepreneurs, units establish कर रहे हैं, maybe factories and maybe factory well units other than factories, तो उन सब के लिए भी आ गया। और साथ में उनकी establishment की requirements, establishment की obligations और entitlements। then the matters relating to the requirements for the setup of offshore banking units and the units in the International Financial Service Center, गिफ्ट सिटी, गुजरात। तो एक्ट के अंदर आपको वो ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट का अभी आपने पढ़ ही लिया, सेक्शन नंबर 17 में है। सेक्शन 17 में आपको बता ही रहे हैं कि ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके साथ अगर IFSC सेंटर एस्टैब्लिश करना है आपको तो उसके लिए अलग सेक्शन है, देयर इज़ अ सेपरेट सेक्शन, अगर आपको इंडिया में IFSC सेंटर एस्टैब्लिश करना है। और अभी तो हम कह रहे हैं पूरे इंडिया में सिर्फ एक है, एंड दैट इज़ गिफ्ट सिटी, गुजरात, IFSC सेंटर गांधीनगर के पास, वेल दैट इज गांधीनगर, गुजरात। एंड इंक्लूडिंग द फिस्कल रिजीम गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ सच यूनिट। फिस्कल रिजीम बोले वही टैक्सेशन रिजीम, उस यूनिट को हम क्या टैक्सेशन लगाएंगे, तो और आपने देखा ही ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी, ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो बातें होती हैं। देन द फिस्कल रिजीम फॉर द डेवलपर्स ऑफ द SEZ, जो लोग SEZ बनाते हैं और SEZ में स्पेसेस, फैक्ट्रीज बनाते हैं और स्पेसेस बनाकर बेचते हैं, उनके लिए फिस्कल रिजीम क्या है, उनके लिए टैक्सेशन रिजीम क्या है। एंड देन द यूनिट्स विच आर सेटअप देयर इन, जो SEZ के अंदर यूनिट्स ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी और इनकम टैक्स प्रोविजंस क्या हैं। तो वो सब कुछ हम कहीं ना कहीं यहीं से ओरिजिनेट करके शुरू करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दूसरे एक्ट्स में स्प्रेड आउट करते हैं। देन द सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म एट द जोन लेवल। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको कोई यूनिट लगानी है SEZ के अंदर, और SEZ यूनिट लगाने के लिए आप परमिशन मांगने के लिए आ रहे हो, तो आपको SEZ जोन के लेवल पे वो जो DC का अप्रूवल मिल रहा है, या DC के ऊपर जो अप्रूवल कमेटी है, अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल मिल रहा है, वो अपने आप में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है। अप्रूवल कमेटी का अप्रूवल मिलने का मतलब अब आपको इधर उधर बाकी अथॉरिटीज़ का अप्रूवल मांगने की ज़रूरत नहीं है। अप्रूवल कमेटी अप्रूवल मिल गया तो ऐसे समझो सारे अप्रूवल मिल गए आपको। तो चाहे वो लेबर लॉज के अप्रूवल हैं वो भी मिल गए, एनवायरमेंटल लॉज के अप्रूवल हैं वो भी मिल गए। तो मतलब आपको एनवायरमेंटल लॉज के लिए अलग अप्रूवल, लेबर लॉज में अलग अप्रूवल, वो सब मांगने की ज़रूरत
नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड व्हेन यू आर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ अप्रूवल कमेटी। द नेक्स्ट थिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द अथॉरिटी फॉर ईच एसईजेड, और वो आपने देख ही लिया कि वो अथॉरिटी क्या करने वाली है। So establishment of the authority for each SEZ set up by the CG to impart the greater administrative autonomy। अच्छा, CG के लिए, जो CG ने 7 SEZs बनाई हैं उनके लिए एक अलग अथॉरिटी होगी। जो CG ने 7 SEZs बनाई हैं उनके लिए एक अलग अथॉरिटी होगी। ये उन अथॉरिटीज़ की बात नहीं हो रही जो अभी आपने पढ़ी हैं, ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल या अप्रूवल कमेटी की बात नहीं हो रही और SEZ अथॉरिटी की बात नहीं हो रही है। CG के लिए, CG की बनाई हुई SEZ के लिए एक सेपरेट अथॉरिटी होगी, जिससे कि उस SEZ को एक ऑटोनॉमी मिल जाए। ऑटोनॉमी मतलब अपनी एक इंडिपेंडेंस मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए। नेक्स्ट वन, ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब वही है ना कि इधर उधर अप्रूवल्स मांगने की, भागने की जरूरत नहीं है आपको। जो सीजी ने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की है वो मतलब वन शॉट सारे अप्रूवल खुद दे रही है। अब आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास नहीं जाना, आपको अप्रूवल कमेटी के पास नहीं जाना, आपको डेवलपमेंट कमिश्नर के पास नहीं जाना, आपके लिए मल्टीपल अथॉरिटीज़ नहीं है। सीजी ने अपनी सातों SEZs जो सीजी ने बनाई हैं उनके लिए एक सेपरेट अथॉरिटी बना दी है कि आप उन 7 SEZs के अंदर हैं तो आप उस अथॉरिटी के पास जाएंगे, आपको अप्रूवल कमेटी या डेवलपमेंट कमिश्नर या बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स वगैरह के पास नहीं जाना। दैट्स व्हाई देन वी आर सेइंग डेजिग्नेशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स। अब ये एक नई चीज़ आ गई है, यहाँ पर SEZs के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग SEZ के अंदर जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग भी कुछ गड़बड़ियाँ करें, फ्रॉड करें, तो उनके ऊपर जो केस बनेगा तो वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा। और स्पेशल कोर्ट में थोड़ा सा फिर ये है कि स्पीडी ट्रायल हो सकेगा, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स इनके लिए बना दिए जाएंगे। सिंगल एनफोर्समेंट एजेंसीज विल बी क्रिएटेड टू इंश्योर द speedy trials and the investigation of notified offences in the SEZs। तो SEZs के लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज भी अलग से बना दी जाएंगी, स्पेशल कोर्ट्स भी अलग से बना दी जाएंगी, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, बट दे आर द एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। देन द एग्जम्पशंस विल बी गिवन, वो हमने देख ही लिया, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड ऑल दैट। और उसके अलावा एक्साइज सर्विस टैक्स तो खैर अब एबॉलिश ही हो गया, खत्म हो गया। एक्साइज भी हिंदुस्तान में सब चीज़ों पे तो बचा नहीं है अब, GST हो गया मोस्टली हर जगह। वो अब एक्साइज तो या तो लिकर आइटम्स पे होता है, अल्कोहलिक आइटम्स पे होता है, या तो टोबैको प्रोडक्ट्स पे होता है, या फिर पेट्रोल डीजल पे होता है, पेट्रोल डीजल। सो ये टॉक अबाउट दैट। तो एक्साइज में और कस्टम्स ड्यूटी में जो एग्जम्पशंस मिलेंगी उन सबको लेकर मैं कहूँगा, देखा जाए तो SEZ एक्ट खुद खुद कुछ नहीं प्रोवाइड करता है इतना कुछ, सिर्फ क्या बोलते हैं, दैट विल बी एज पर द रेलिवेंट लॉज, अदर लॉज को रेफर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इनकम टैक्स के प्रोविजन यहाँ पर पढ़ने वाले हो, ऐसा भी नहीं कि आप कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन यहाँ पर पढ़ने वाले हो या एक्साइज के। बस ये बोल दिया कि वो रेलिवेंट लॉज के हिसाब से आपको टैक्सेस या ड्यूटीज आपको पे करनी है। देन SEZ एक्ट को नटशेल में देखा जा रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि आपके पास टोटल कितने सेक्शंस हैं, टोटल 58 सेक्शंस हैं, डिवाइडेड इन 8 चैप्टर्स, और लास्ट में देयर आर 3 शेड्यूल्स। अब ये मैं ये सब कुछ पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ आपको, वेल यू कैन टेक इट एज अ होमवर्क, बट दिस इज नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम। आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि वो 8 चैप्टर्स के टाइटल बताइए और उन 8 चैप्टर्स में क्या क्या है। डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं नीचे, तो डेफिनेशंस में एक ही डेफिनेशन, एक दो डेफिनेशन काम की थी सबसे ज़्यादा, नंबर 1 एक्सपोर्ट, नंबर 2 इम्पोर्ट। बाकी डेफिनेशंस आज तक एग्जाम में कभी आई नहीं है, दे डोंट आस्क द डेफिनेशन इन द एग्जाम, नेवर नेवर नेवर। तो बाकी कहते हैं तो मैं पढ़ के सुना दूं या पढ़ लेंगे अपने आप, पढ़ लेंगे अपने आप। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़वा देता हूँ, आपने डायग्रामेटिकली तो देख ही लिया। बाकी वो डेवलपर कौन होता है, को डेवलपर कौन होता है, वो आपको मालूम ही है। जो न्यू SEZ बना रहा है वो डेवलपर, जो उसके साथ मिलकर बना रहा है वो को डेवलपर। डेवलपमेंट कमिश्नर हर SEZ के अंदर एक होता ही है। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया हम किसको बोलते हैं, पूरा इंडिया एक्सेप्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और पूरा इंडिया इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर्स एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यू नो दैट 12 नॉटिकल माइल्स, पता है ना सबको। तो मुझे वो दोबारा एक्सप्लेन सब कुछ नहीं करना आपके साथ। तो 12 नॉटिकल माइल्स, वेल इन द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, अब ये पढ़ लो आप। एक्सपोर्ट मींस, अब एक्सपोर्ट में कितने तरीके का एक्सपोर्ट आ रहा है, टेकिंग द गुड्स और टेकिंग द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया। आप एक्चुअली गुड्स को या सर्विसेज को इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं, और कहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, SEZ से बाहर ले जा रहे हैं। तो SEZ से कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड इंडिया। तो ये हो गई आपकी कैटेगरी 1।
दिस इज योर कैटेगरी 1 ओवर हेयर। और इंडिया के बाहर ले जा रहे हैं आइदर बाय लैंड रूट और सी रूट और बाय एयर रूट और मे बी बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, इंटरनेट फैसिलिटी, थ्रू इंटरनेट फैसिलिटी, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, और सर्विसेज तो आप सॉफ्टवेयर सर्विसेज दे रहे हैं तो मे बी इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट वन, सप्लाइंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया टू अ यूनिट और डेवलपर। अब गुड्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से SCZ में जा रही हैं, तो ये कैटेगरी 2 हो गया आपका, दिस इज कैटेगरी 2। और कैटेगरी 3 क्या है? सप्लाइंग द गुड्स और प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट और द डेवलपर इन द सेम SCZ और डिफरेंट SCZ। तो अब इसमें दोनों बातें आ गई, क्या आ गया? फ्रॉम वन यूनिट टू another unit to the other SCZ unit, from one SCZ unit to other SCZ unit within the same zone or within or different SCZ। तो अगर ये within same SCZ है तो भी चलेगा, और different SCZ है तो भी चलेगा। तो यही चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज करती थी एक बार वो पढ़ कर कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं जी सब सब चीज़ों को एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। और इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट का डायग्राम भी आपने देखा ही था, you had seen the diagram of the import also। तो import में क्या आ रहा है? Import means bringing the goods well in SEZ by a unit or the developer from a place outside India। तो इंडिया के बाहर से well फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंट्री से गुड्स इंडियन SEZ में आ रही हैं, तो ये कैटेगरी 1 इंपोर्ट हो गया आपके पास, फॉरेन कंट्री से इंडियन SEZ में आ रही हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा क्या है? रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज बाय वन यूनिट और डेवलपर फ्रॉम another unit or developer within the same SEZ और different SEZ। तो यही ऊपर वाला काम हो गया। जो रिसीव करने वाली है उसके लिए इंपोर्ट है, जो रिसीव करने वाली यूनिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट है, जो सप्लाई करने वाली यूनिट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्ट है। सिंपल है, मे बी इन द सेम SEZ, मे बी इन द डिफरेंट SEZ। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बनाना किसका काम है? वो आपने देखा है, SEZ अथॉरिटी का काम है। फिर IFSC सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात है। मैन्युफैक्चर, खतरनाक डेफिनेशन है मैन्युफैक्चर की, मैंने तो पढ़ा तो मैं हैरान रह गया। मैन्युफैक्चर में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, हम तो ये सोचते थे मैन्युफैक्चर का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। यहाँ तो कुछ और ही बोल रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं वो तो है ही, जो आप बना रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो वो तो मैन्युफैक्चर है ही। आप सिर्फ रेफ्रिजरेशन कर रहे हो वो भी मैन्युफैक्चर है। आपने सब्जियां उठाकर फ्रिज में रखी रेफ्रिजरेटर में और उसके बाद 1 घंटे के बाद निकाल ली, मम्मी को दिखाओ, मम्मी मैंने मैन्युफैक्चर की है। ये ठंडी, ये ठंडा करेला है, हाँ ये ठंडी भिंडी है, ये मैंने मैन्युफैक्चर की है। जब अंदर रखी थी तब गर्म थी। हाँ, रेफ्रिजरेशन करना मैन्युफैक्चर है, कटिंग करना, भिंडी काट के लाए हैं मैन्युफैक्चर है, ये कटी हुई भिंडी है। साबित जो थी वो रॉ मटेरियल थी, ये जो कटी हुई है ये मैन्युफैक्चर है। अभी पकाई नहीं है, पकाना तो बात की बात है, लेकिन सिर्फ कटिंग की है तो मैन्युफैक्चर है। पॉलिशिंग कर रहे हैं, हाँ शू पॉलिश कर रहे हैं सुबह सुबह बैठ के, मम्मी पूछेगी क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ब्लेंडिंग, हाँ वेल शेक बना रहे हैं घर में, हाँ कॉफ़ी शेक बना रहे हैं या ओरियो शेक बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने बनाया, वो मैन्युफैक्चर है ही। जो तुमने शेक बनाते बनाते जो जिसमें शेक बना रहे थे उसको तोड़ दिया, फिर उसको बैठ के रिपेयर कर रहे हो, तो वो जो वेल जो भी एडहेसिव से चिपका रहे हो बैठकर रिपेयर कर रहे हो वो भी मैन्युफैक्चर है। रीमेकिंग, री इंजीनियरिंग सब मैन्युफैक्चर है एंड इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, खेती करना मैन्युफैक्चर है। एक्वाकल्चर, मछलियाँ पाल रहे हो तो वो भी मैन्युफैक्चर है। एनिमल हस्बेंड्री, जानवर पाल रहे हो तो भी मैन्युफैक्चर है। ये जितना कुछ भी कर रहे हो ये सब मैन्युफैक्चरिंग ही मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब अजीब सी चीज़ें हैं, इन सबको मैन्युफैक्चर माना गया है। हाँ जी, क्या कर रहे हो? फ्लोरिकल्चर कर रहे हो, फूल उगा रहे हो भाई।
फूल उगा रहे हो, गजरे बना रहे हो, जो भी है वो मैन्युफैक्चर है। हॉर्टिकल्चर मैन्युफैक्चर है। अब मैं सब सब कुछ मत पूछना मेरे से बैठ के, मैंने नहीं कर रखे इतने सारे कल्चर। अब जो भी होता है यार, पिस्सीकल्चर फिशरी, बीच में सिल्क वॉर्म्स वगैरह का भी है, सिल्क वॉर्म्स, आप सिल्क वॉर्म्स का वाला काम कर रहे हो तो वो भी मैन्युफैक्चर है एंड ऑल दैट। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट एंड देन पर्सन एंड ऑल दैट पढ़ लेंगे अपने आप। कैन आई गिव इट एज अ होमवर्क? पर्सन में नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों, एंड द लिस्ट इज लॉन्ग। और सबसे पहला वर्ड है इंक्लूड्स। जितने दिख रहे हैं वो सारे तो पर्सन हैं ही, और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी हैं, इंक्लूड कर लेना। बाकी आपने फैमा में बहुत मेहनत की थी, कंपटीशन एक्ट में भी जब आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, फैमा में भी और कंपटीशन एक्ट में भी, तो अच्छी खासी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। एंड देन आई विल से गोइंग ऑन फर्दर, प्रोसीजर फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 3। और सेक्शन 3 में 3 प्रोसेस और 3 फ्लो चार्ट आपने कर लिए। अब मैं पढ़कर बताऊं या पढ़ लेंगे अपने आप? पढ़ लेंगे अपने आप पक्का? श्योर शॉट? होमवर्क लिखूं यहाँ पर साथ में, लिख दूं, लॉक कर दिया जाए? तो सेक्शन 3 फिर अब आप देख लेना, बीच में 3 तरीके के एप्लीकेंट मिलेंगे आपको, मतलब 3 सिचुएशन। सिचुएशन 1 प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, सिचुएशन 2 स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड सिचुएशन 3 इज सेंट्रल गवर्नमेंट खुद। बाकी वो फ्लो चार्ट्स आपने देख ही लिए सारे। हाँ हाँ, वो डोंट वरी अबाउट दैट। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसईजेड्स एंड अप्रूवल्स एंड वेल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट बाय द डेवलपर। अब ये अगला लेवल आ रहा है। वेल आपकी एसईजेड एस्टैब्लिश हो चुकी है, आपको लेटर ऑफ ग्रांट या लेटर ऑफ अप्रूवल मिल चुका है, उसके बाद अब आप उसको ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं द डेवलपर शेल। ये सेक्शन 3 वाले चार्ट्स खत्म हो गए आपके, और उसके बाद सेक्शन 4 में आ जाते हैं। द डेवलपर शेल आफ्टर द ग्रांट ऑफ अप्रूवल इन द सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 3, अप्रूवल्स मिलने के बाद सबमिट द एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द आइडेंटिफाइड एरिया will refer to in subsection 2 to subsection 4 of that section 3। वो जो आपने एरिया लोकेट किया था उसका, उसके एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स बताइए, वो 100 एकड़ है या 400 एकड़ ज़मीन है, उसके एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स कम्युनिकेट कीजिए किसको? टू द central government, and thereupon that government may, after satisfying that the requirements of section 3 are and the other requirements as may be prescribed are fulfilled, कि सारी requirements fulfill हो रही हैं, then the central government will notify the specifically identified area will in the state as SEZ। तो approvals मिलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर आप एग्जैक्ट एरिया बताइए कि एग्जैक्ट एरिया क्या है। क्या हमें पूरा मैप देना पड़ेगा एग्जैक्ट एरिया बताने का मतलब? अगर हमने 20-25 फार्मर से वो लैंड खरीदी है और आसपास की लैंड थी 20-25 फार्मर की, उसको जोड़कर एक बड़ा एरिया हमने बताया कि ये SEZ है, तो क्या हमें उसका एग्जैक्ट मैप प्रोवाइड करना पड़ेगा? एग्जैक्ट मैप प्रोवाइड करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर CG नोटिफाई करेगा कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, and notified in the official gazette of India। Then provided that an SEZ will shall be deemed to have been notified and established in accordance with the provisions of this act, and the provisions of this act as far as may be applied to the zone accordingly। तो एक बार वो हम कह रहे हैं जो पुरानी एग्जिस्टिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चली आ रही थी 2005 से पहले, उन सबको भी SEZ माना जाएगा, उन सबको भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में बेकार है, मतलब वो 2005 से पहले वाली SEZ आपने लिस्ट में देखी थी, शुरू शुरू में लिस्ट दिखाई थी जो जो पुरानी चली आ रही थी, उनको भी नोटिफाई कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द CG मे आफ्टर नोटिफाइंग SEZs if considers appropriate notify subsequently any additional area also to be included in the part of SEZ। फ्यूचर में SEZ को एक्सपैंड कर सकते हैं, कहने से एक्सपेंशन ऑफ SEZ is happening there। After the appointed date, the board of approval may will authorize the developer to undertake the SEZ such operations in the SEZ such operations with the which the CG may authorize। तो अप्रूवल देने के बाद फिर बोर्ड ऑफ अप्रूवल आपको ऑपरेशंस अलाउ कर देगा। सेक्शन 5 गाइडलाइंस फॉर नोटिफाइंग द SEZ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि CG के पास क्या गाइडलाइंस है। एग्जाम में पूछा नहीं है कभी, एग्जाम में पूछा नहीं, तो आई एम गिविंग इट एज अ होमवर्क।
देन प्रोसेसिंग एंड नॉन प्रोसेसिंग एरिया। प्रोसेसिंग एरिया मतलब जहाँ पर आप प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। नॉन प्रोसेसिंग एरिया जहाँ पर आप प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे। सो वेल वी आर सेइंग आपके प्रोसेसिंग एरियाज कौन से हैं जहाँ पर आप यूनिट्स लगा रहे हैं एक्टिविटीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा देन देयर विल बी एरियाज विच विल बी एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर ट्रेडिंग, ओनली फॉर वेयर हाउसिंग। तो हम कह रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में डीमार्केट कर दिया जाएगा। आपके पास 400 एकड़ लैंड है, उसमें से कितने एकड़ मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, कितने एकड़ सिर्फ वेयर हाउसेस के लिए है और ट्रेडिंग के लिए है, और कितने एकड़ लैंड वो है जो नॉन प्रोसेसिंग एरिया है, जिसमें ना तो आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ना तो आप ट्रेडिंग करेंगे, ना तो आप वेयर हाउसिंग करेंगे। तो ये फिर हो सकता है ये नॉन प्रोसेसिंग एरिया बीच में कुछ पार्क वगैरह बनाए हैं जहाँ पर लोग बीच में ब्रेक टाइम में जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। रेस्ट रूम्स बनाए हैं बीच में, कुछ ईटरीज बनाई हैं, खाने पीने के लिए कुछ जगहें बनाई हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हैं। तो ये कुछ वो एरिया डिमार्केट बीच में कर दिया जाएगा तो SEZ के अंदर। देन आई से देन क्रेच फैसिलिटी की बात हो रही थी, वो सारी चीज़ें। देन एग्जम्पशन फ्रॉम द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। तो हम बात कर ही रहे थे कि आप जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, मे बी एक्सपोर्ट करते हैं, मे बी import करते हैं, well from the domestic tariff area into the units of SEZ or the developer shall be subject to the conditions limitations as prescribed. They are totally exempt from payment of taxes, duties and cesses. Well as per the enactments as given in the first schedule। और enactments में क्या है, वही आपका इनकम टैक्स एक्ट, GST वगैरह जो भी है। अब मैं कहूँगा काम की चीज़ आ जाती है यहाँ से वापस। जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल, तो द स्ट्रेट क्वेश्चन इज पॉसिबल इन द एग्जाम कि बताइए बोर्ड ऑफ अप्रूवल में कितने लोग होते हैं। और हम कह रहे हैं जब ये एक्ट नया नया आया था 2005 में, तो 2005 में एक्ट आने के बाद 15 दिन के अंदर CG ने नोटिफाई कर दिया था कि हम एक नया बोर्ड ऑफ अप्रूवल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ CG मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और फिर उस बोर्ड ऑफ अप्रूवल के अंदर कितने लोग रहेंगे, ABCD। वेल डू आई हैव टू रीड दिस या होमवर्क दे सकता हूँ? बोर्ड ऑफ अप्रूवल में कितने लोग रहेंगे? 9 लोगों, 9 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर। अब ये तो रट्टा मारना है, इसमें तो इंटरप्रिटेशंस तो कुछ है नहीं, समझाने वाला काम तो कुछ है नहीं। इट इज़ मोर अबाउट रट्टोफाई द 9 पॉइंट्स। तो आई एम वंस अगेन गिविंग इट एज अ होमवर्क। और वेल अब एग्ज़ाम में याद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, इफ़ यू कैन मेमोराइज दैट फॉर एग्ज़ाम। और मैं तो वैसे भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आए। मतलब कितना रट्टा मारेंगे ना, मतलब रट्टा मारने की भी एक लिमिट है, और समझने वाला कोई काम है नहीं जी। एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल है, उस बोर्ड ऑफ अप्रूवल में ये वेल कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो ये थोड़ा सा टॉर्चर है, क्या कर सकते हैं। वेल कांट हेल्प इट, कांट हेल्प इट। सेक्शन 9 मेरे हिसाब से ज़्यादा रेलिवेंट है लॉजिकली, और वो हमने चार्ट में कुछ ऑलरेडी देखा ही है। तो ये ज़रूर पढ़ लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सेक्शन 9 को ध्यान से पढ़िएगा। ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। ड्यूटीज़, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ अप्रूवल। और पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड ऑफ अप्रूवल कितने हैं? ओनली 1। तो सेक्शन 8 के साथ लिखना, तो सेक्शन 8 के साथ भी लिख लेना ऊपर टाइटल के साथ, ओनली 1। और इसको एस्टैब्लिश किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और हर जगह आपको फर्स्ट आइटम जो ऊपर दिखेगी बोर्ड ऑफ अप्रूवल में, वेल जो सबसे पहला व्यक्ति बैठा है वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट डीलिंग विद द कॉमर्स। द एडिशनल सेक्रेटरी रैंक, द IAS ऑफिसर्स। Then the duties, powers and functions. Just a sec. The duties, the powers and the functions, and we say, well, subject to the provisions of this act, the board of approval shall have the duty to promote and ensure the orderly development of SEZs without the prejudice to the generality of the provisions in subsection 1. The powers and functions of the board of approval shall include the following. Number 1, granting of approval or rejecting the proposal or modifying the proposal for establishment of SEZ। वो हमने फ्लो चार्ट में देखा ही कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल या तो आपके प्रपोजल को अप्रूव करता है, या तो रिजेक्ट करता है, या तो मॉडिफाई करता है।
and then granting the approval of authorized operations to be carried out in the SEZ, authorized operations को approve करना, then granting of approval to the developers to the units which are exempt from obtaining the approval under any law or by the law or by CG for foreign collaboration and the foreign direct investments in the special economic zone or its development operation and मेंटेनेंस. अब इसका क्या मतलब हुआ, एक नया पॉइंट सीख रहे हैं यहाँ पर. डेवलपर्स को और यूनिट्स को अप्रूवल दे रहे हैं उन यूनिट्स को लगाने के लिए जो कि एग्जम्प्ट हैं फ्रॉम टेकिंग द अप्रूवल अंडर एनी लॉ, और फॉरेन कोलैबोरेशंस के लिए भी दे रहे हैं, जिसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशंस एफडीआईज, जिसके लिए हम बोलते हैं कि आप ऑटोमेटिक रूट में हैं. रिमेंबर दैट ऑटोमेटिक रूट. अगर आप अप्रूवल रूट में हैं तो आपको अप्रूवल रूट में तो आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक रूट में आ रहे हो तो आप आ जाओ और आपको बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो है वो अलाउ करता चला जाएगा. तो अगर आप फॉरेन कोलैबोरेशन लेकर आ रहे हो, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हो, इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट बाय द पीआरओआई इन द एसईजेड, तो मतलब ऐसे जितने भी केसेस हैं जो कि एग्जम्प्ट हैं अंडर एनी लॉ वो भी ले आइए, और उसके अलावा फॉरेन कोलैबोरेशंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी ले आइए जो कि ऑटोमेटिक रूट में आते हैं, जहाँ पर कोई अप्रूवल्स, आरबीआई अप्रूवल वगैरह नहीं चाहिए. Then granting of approval or rejecting the proposal for providing the infrastructure facilities in the SEZs. तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर भी आ रहा है जो SEZ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की परमिशन मांग रहा है और कहता है मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करूंगा और उसको रेंट आउट भी करूंगा, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर को भी अप्रूवल कौन देगा? बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ SEZ अथॉरिटी, जो हम बोल रहे थे, SEZ अथॉरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है तो SEZ अथॉरिटी पहले बोर्ड ऑफ अप्रूवल का अप्रूवल लेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले. SEZ अथॉरिटी को भी बोर्ड ऑफ अप्रूवल से अप्रूवल मांगना पड़ेगा. And then if the board of approval gives the approvals, then then only you can proceed further. और अगर रिजेक्ट हो गया तो कहानी खत्म हो गई. देन ग्रांटिंग नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन IDRA अ लाइसेंस टू द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वही जहाँ पर 50 या 100 वर्कर होते हैं, उनको लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं. इफ सच अंडरटेकिंग इज एस्टैब्लिश्ड एज अ होल और पार्ट देयर ऑफ और प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश्ड इन द SEZ. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में अंडरटेकिंग का मतलब वही फैक्ट्री. और कौन सी वाली फैक्ट्री? अगर पावर से काम कर रहे हैं तो 50 वर्कर या 50 से ज़्यादा, और विदाउट पावर काम कर रहे हैं तो मैनुअल मशीन से तो 100 वर्कर और उससे ज़्यादा. कुछ मशीन्स पावर पे काम करती हैं, कुछ मैनुअल मशीन्स हैं, तो 50 वर्कर्स और मोर. सारी की सारी मशीन्स मैनुअल हैं और पावर पे काम करने वाली कोई मशीन नहीं है, तो 100 वर्कर्स और मोर. दैट इज़ फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. तो हम कह रहे हैं उसको भी लाइसेंस देने का काम करेंगे. अगर आप SEZ में इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो. देन सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल. जो लेटर ऑफ अप्रूवल दिया है डेवलपर को, उसको सस्पेंड भी कर सकते हैं. सस्पेंड करने का मतलब परमानेंटली या टेम्परेरली? टेम्परेरली. सस्पेंशन टेम्परेरली होती है, कैंसलेशन परमानेंट होता है. तो कैंसलेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहाँ पर. क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? सस्पेंशन. एग्जाम में कैंसलेशन लिख दिया तो आपने बड़ा काम कर दिया. फिर ऐसा ना हो एग्जाम में आप सस्पेंशन के बजाय फ्लो में कैंसलेशन. तो जी, जो बोर्ड ऑफ अप्रूवल नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं, हमने करके दिखा दिया. बोर्ड ऑफ अप्रूवल तो सिर्फ टेम्परेरली सस्पेंड कर सकता है, हमने तो परमानेंटली कैंसिल ही कर दिया. तो कैंसलेशन मत लिख देना एग्जाम में. then disposing of the appeals preferred in section 15 subsection 4. वो वही अपील जो आप अप्रूवल कमेटी के पास अप्रूवल मांगने के लिए गए थे न्यू यूनिट लगाने के लिए, और उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया तो अपील टू बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स. डिस्पोजिंग ऑफ द अपील्स प्रेफर्ड इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4. वही अप्रूवल कमेटी के ऊपर जो अपील आएगी वो कहाँ आएगी? बोर्ड ऑफ अप्रूवल्स के पास आएगी. परफॉर्मिंग सच अदर फंक्शंस एज में बी असाइन टू इट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर और भी कोई फंक्शन असाइन करेगी तो वो काम भी करेंगे. और उसके नीचे फिर कुछ और एड ऑन चीज़ें हैं विच आर नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम. वो लिस्ट याद करनी है आपको, ऊपर जो फंक्शंस की लिस्ट दी गई है. तो यहाँ से फिर देन आई एम गिविंग यू द होमवर्क. कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना. प्रॉब्लम एक ही आएगी, नींद बहुत आएगी इसको पढ़ते हुए. दैट विल बी द मेन प्रॉब्लम. और उसका सॉल्यूशन क्या है? 1 किलो 2 किलो हरी मिर्च साथ में रखकर बैठना और खाते रहना और आंसू बहाते रहना और पढ़ते रहना, जागते रहना नहीं. सो दैट विल बी द ओनली ट्रबल देयर. और रात बेसिकली मैं तो बोलता हूँ कि किसी को रातों को नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, तो ये खोल के पढ़ना शुरू करना. इससे पहले कि ये पूरा हो उससे पहले
उससे पहले नींद आना शुरू हो जाएगी। चलो अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं रोते हुए पढ़ाई अच्छी होती है, कंसंट्रेशन अच्छा बनता है। वेरी गुड। तो फिर हरी मिर्च लेकर ही बैठा करो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठा करो। मैंने तो हरी मिर्च इस चक्कर में बोला कि वो तोता तोता खाता है, शायद तोता रट्टे मारने के लिए। चलो जो भी है, सो विल आई से हर किसी की अपनी अपनी फिलॉसफीज हैं। जब मुझे डर लगता है ना तो मेरी पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है। कुछ लोगों को डर डर लगता है ना, वो बुक्स बंद कर देते हैं। अलग अलग साइकोलॉजी है। कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मम्मी तुम साथ में बैठो तभी मेरी पढ़ाई होती है, मम्मी को साथ में बिठा लेते हैं। होता है ऐसा। और कुछ लोगों को लगता है कि मम्मी तुम साथ में बैठोगी तो मेरी पढ़ाई नहीं होगी, तुम उठकर जाओ दूसरे कमरे में तभी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। कुछ लोगों को सुपरविजन में काम करने की आदत होती है, कुछ लोगों को सुपरविजन में काम होता नहीं है कुछ लोगों से। तो हर किसी का अपना अपना साइकी है। खैर फाइनली फाइनली मैं कहूँगा मेरी तरफ से वेल चीज़ें यहाँ मैं अभी रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू विद दिस। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, वी आर गोइंग टू रीड दिस इन द नेक्स्ट क्लास। और फोकस जो रहेगा वो एग्ज़ाम फोकस ही रखेंगे, एग्ज़ाम फोकस से ही इसको आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।